सो इस पॉडकास्ट के लिए ना आई वॉज गूगलिंग सम क्वेश्चंस, तो मोस्टली क्वेश्चंस है हीरोइंस जैसी स्किन कैसे पाएं या फिर उनके जैसे ग्लो कैसे आए नॉर्मल लोगों का। सी ऑफ कोर्स पॉसिबल है। जो हमारी हीरोइंस हैं वो भी इंडिया की ही हैं। दे हैव द सेम स्किन टोन एज अस। और नॉर्थ इंडियंस की स्किन टोन तो कंपैरेटिवली लाइटर भी होती है। क्या है कि अगर आपको वैसी स्किन चाहिए तो आपका डाइट, जैसे आपको पता है कि जो ये हीरोइंस हो गए या जो सेलिब्रिटीज होते हैं, दे हैव अ होल टीम। जो एक न्यूट्रिशनिस्ट होता है, एक उनके पास एक हेल्थ कोच होता है, ठीक है, जो उनकी एक्सरसाइज वगैरह का देखता है, ट्रेनर। उसके बाद आता है कि न्यूट्रिशन, जैसे मैंने बोला कि अच्छा डाइट, जिसके बारे में हमने बात की, रखना बहुत जरूरी है। सेकंड, अगर हम बात करते हैं ट्रीटमेंट्स की, सो सेलिब्रिटीज ट्रीटमेंट्स कराते हैं बिकॉज यू लुक एट देयर लाइफस्टाइल। बहुत स्ट्रेस रिलेटेड होता है, लाइट्स में कितना ज्यादा रहते हैं वो, और कभी रात को शूट है, कभी दिन को शूट है, तो स्किन डिहाइड्रेट होती है, ट्रैवलिंग बहुत होती है, ठीक है। सो इसलिए उसको मेंटेन करने के लिए आप विदाउट ट्रीटमेंट्स तो नहीं हो सकता। सो उसके लिए ट्रीटमेंट्स होते हैं। बाय ट्रीटमेंट्स आई मीन यू कैन गो फॉर, जैसे आप मेडिफेशियल से लेके इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट्स तक हम जाते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ पॉडकास्ट। आज का पॉडकास्ट हम जिनके साथ करने वाले हैं उनका नाम है डॉक्टर पलकी शर्मा। शी इज़ अ डर्मेटोलॉजिस्ट और यहाँ पे जम्मू में उनका अपना खुद का क्लिनिक है, पीएस बॉडी स्किन हेयर क्लिनिक। आज के पॉडकास्ट में हमने बेसिकली स्किन, हेयर और बॉडी के बारे में बात की है। कुछ मिथ्स हैं स्किन को लेकर, उसके बारे में हमने डिटेल में उनसे जाना है। आज के पॉडकास्ट में हमने स्किन, बॉडी और हेयर के बारे में बात की है। स्किन के रिलेटेड कुछ मिथ्स है, कुछ फैक्ट्स हैं, उन्होंने वो हमारे साथ शेयर किए हैं। बॉडी के रिलेटेड हमने बात की है, एक्ने के रिलेटेड बात की है, और हेयर लॉस के बारे में बात की है, वेट लॉस के बारे में बात की है। बहुत ही स्किन और कॉस्मेटिक रिलेटेड बातें हुई हैं। सो आई होप आपको ये पॉडकास्ट हमारा पसंद आएगा। विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ पॉडकास्ट। आज का पॉडकास्ट हम जिनके साथ करने वाले हैं, दिस विल बी द फर्स्ट पॉडकास्ट रिलेटेड टू स्किन, हेयर एंड बॉडी। हर नेम इज डॉक्टर पलकी शर्मा। हेलो मैम, हाउ आर यू? गुड, वेरी वेल, थैंक यू। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। पहले तो अपने इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। आप अपना इंट्रोडक्शन अगर थोड़ा सा ब्रीफ कर सके तो। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। मेरा नाम डॉक्टर पलकी शर्मा है। मैं जम्मू से ही हूँ। ओके। मैंने अपना एमबीबीएस जम्मू से ही किया था और उसके बाद मैंने मास्टर्स अपनी लंदन में की थी ओके। इन क्लिनिकल डर्मेटोलॉजी। फिर मैंने 2 साल लंदन में ही काम किया और मैंने वहाँ पे फेलोशिप करी एस्थेटिक्स में। सो एस्थेटिक इज द ब्यूटी पार्ट ऑफ डर्मेटोलॉजी। ओके। सो जिसमें सारा ब्यूटिफिकेशन का आता है। तो उसके बाद मैं इंडिया वापस आ गई। देन आई वाज वर्किंग इन दिल्ली फॉर अ व्हाइल और फिर कोविड हुआ। देन आई केम बैक टू जम्मू और फिर मैंने सोचा यहीं पे एक क्लिनिक स्टार्ट करते हैं। ओके। सो एंड आई हैव आल्सो वर्कड इन बॉम्बे। सो उसके बाद वंस आई केम बैक टू जम्मू तो मुझे लगा यहाँ पे बहुत ज़रूरत है इस तरीके की फैसिलिटीज़ की, क्योंकि जम्मू से बहुत सारे लोग बाहर जाते थे। सो दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न व्हाई आई सेटल्ड इन जम्मू। ओके, सो दिस विल बी द फर्स्ट जम्मू बेस्ड जो आपका क्लिनिक है, राइट? जम्मू में नहीं, क्लिनिक्स पहले भी थे, ओके। ऐसा नहीं है। बट जो हमारा क्लिनिक था दैट वाज द फर्स्ट वन टू ब्रिंग न्यू टेक्नोलॉजीज, ओके। एफडीए अप्रूव्ड टेक्नोलॉजीज। वर्ल्ड रिनाउंड कंपनीज जो थी वो पहले जम्मू में नहीं आई थी। ओके। तो आवर क्लिनिक वाज द फर्स्ट टू ब्रिंग ऑल दोस टेक्नोलॉजीज इन जम्मू। ओके, ग्रेट। स्किन से शुरू करते हैं। व्हाट इज हेल्दी स्किन अकॉर्डिंग टू अ डॉक्टर? I think healthy skin is I would consider it as a normal skin, which would be कि आपका स्किन पे एक लुमिनोसिटी है, एक ग्लो है, अच्छे से हाइड्रेटेड है, आप सनस्क्रीन यूज करते हो तो टैनिंग या सन स्पॉट्स की प्रॉब्लम नहीं है। दैट वुड बी अ हेल्दी स्किन। ओके। तो हेल्दी स्किन कैसे अचीव कर पाएंगे हम अगर किसी को करना हो तो? सबसे पहले तो एक बेसिक स्किन केयर रखना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि आप एक मॉइस्चराइज़र अच्छा सा यूज़ करो और एक सनस्क्रीन यूज़ करो। और दूसरा आपका डाइट बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? सो अ हेल्दी डाइट का मतलब होता है गुड अमाउंट ऑफ वाटर इनटेक। दूसरा, आप उस तरीके के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाओ जो बहुत ही कलरफुल होते हैं, क्योंकि Okay. उनमें दे आर रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स। ओके। तीसरी चीज़ होती है न्यूट्रिशन प्रॉपर होना चाहिए, यानी कि आपकी डाइट में प्रोटीन, कार्ब्स, फैट सब बराबर होना चाहिए। ओके। एंड शुगर कंटेंट नहीं होनी चाहिए। आप जितना कम शुगर ले सके
and alcohol and smoking of course has to be like zero to get ओके good skin. ओके सो पानी का इनटेक कितना होना चाहिए? वैसे तो नॉर्मल 3 लीटर आई गेस मैंने सुना हाँ। है, लेकिन जितना ज्यादा पानी पियो उतना ज्यादा स्किन ग्लो करता है, ऐसा कुछ है या? बेसिकली क्या होता है कि जितना आप ज़्यादा पानी पीते हो आपकी स्किन हाइड्रेटेड रहती है, ओके क्योंकि आपकी स्किन में जैसे जो उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स जिनकी हम बात करते हैं, वो भी पानी एब्ज़ॉर्ब करते हैं, ठीक है? सो जो जितना आप ज़्यादा पानी पियोगे आपकी स्किन हाइड्रेटेड रहेगी, तो उससे डेफ़िनिटली हाइड्रेशन की वज़ह से ग्लो तो ज़रूर आता है। एंड जैसे आपने बोला येस एनीवेयर बिटवीन 2 टू 3 लीटर्स इज़ गुड। ओके ओके आपने हेल्दी डाइट के बारे में बात की। कितना इम्पोर्टेंट है फूड जो हम कंज्यूम करते हैं अपने फेस के लिए, अपने हेयर के लिए, अपने बॉडी के लिए? देखो क्या रहता है कि जब आपका डाइट अच्छा है, तो आपकी बॉडी में से जो भी चीज़ ग्रो करेगी वो तो आपके डाइट जो आप न्यूट्रिशन प्रोवाइड करें उसी से ग्रो करती है। जैसे आपके बाल, हम्म, उसके लिए प्रोटीन बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है? आपकी स्किन के लिए भी न्यूट्रिशन बहुत इम्पोर्टेंट है। तो डाइट का बहुत ज़्यादा आई वुड से कि अलोंग विथ स्किन केयर डाइट हैज़ एन इक्वल अमाउंट ऑफ रोल, ठीक है? ओके होम रेमेडीज कितना काम करते हैं एंड व्हाट इज होम रेमेडीज अकॉर्डिंग टू अ डॉक्टर? सी होम रेमेडीज जो थी ये कहाँ से शुरू हुई थी? दादी नानी के नुस्खे स्टार्ट हुए थे, राइट? और वही पास ऑन हुए जनरेशंस में कि ये तो हम ये लगाते थे अब आप ये लगाओ। बट आपको ये सोचना जरूरी है कि उस टाइम पे पोल्यूशन लेवल वैसा नहीं था, फर्टिलाइजर्स उस तरीके के नहीं थे, यस पेस्टिसाइड्स उस तरीके के नहीं थे। जो ग्रो कर रही थी चीजें वो अनअडल्टरेटेड थी, बहुत प्योर थी। तो अगर आप वो इंग्रेडिएंट्स यूज करते थे उस जमाने में तो वो डेफिनेटली काम करते थे, क्योंकि तब ब्यूटी इंडस्ट्री भी इतनी डेवलप यस नहीं हुई थी। अब के ज़माने में वो काम नहीं करता है, क्योंकि अभी स्किन कंसर्न्स बहुत डिफरेंट हैं। जैसे आप देखोगे अब एक्ने कितना कॉमन है, लोगों को पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम कितना ज़्यादा कॉमन है, हेयर फॉल कितना मेजर होता है। तो अब आपका स्ट्रेस, पोल्यूशन लेवल्स, एनवायरनमेंट फैक्टर्स और आपका डाइट, ये सब चीज़ें होम रेमेडी से तो सेटल नहीं हो सकती हैं। बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी। थोड़ा बहुत जिन जो जेनेटिकली ब्लेस्ड होते हैं विद गुड स्किन, पीपल हु हैव नॉर्मल स्किन, नॉर्मल का मतलब होता है ना ज़्यादा ऑयली है, ना ज़्यादा ड्राई है, और उनके ऊपर कोई भी चीज़ रिएक्ट नहीं करती है, सेंसिटिविटी का इश्यू नहीं है। तो अगर जैसे वो होम रेमेडीज़ करते हैं, जैसे दूध से नहा लिया, हाँ, कच्चा दूध फेस पे लगा लिया, इस तरीके की चीज़ें काम कर सकती हैं, लेकिन उनके लिए, बट नॉट फॉर एवरीबॉडी। ओके दूसरा, जैसे कि हम कच्चे दूध की अगर बात करते हैं, तो उसमें लैक्टिक एसिड होता है। वो कितना परसेंटेज है, उसके बारे में किसी को नहीं पता। लेकिन वही लैक्टिक एसिड अब आपको बाजार में मिल रहा है, जिसके बाहर स्टैंडर्डाइजेशन है कि ये इतना परसेंटेज है, जो आप यूज कर सकते हो। सो देयर आर बेटर प्रोडक्ट्स जो कि ज्यादा अच्छे से बने हैं, फॉर्मुलेशन बहुत अच्छी है, प्रिजर्वेटिव्स अच्छे डाले गए हैं, स्किन सेफ्टी मेजर्स उसमें रखे गए हैं। तो व्हेन यू हैव बेटर ऑप्शंस तो स्किन रेमेडीज बहुत पीछे चली गई हैं। ओके 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 सो जो स्किन रेमेडीज डॉक्टर सर्टिफाइड है वो क्या क्या है? नॉर्मली क्या रहता है कि आपकी स्किन के हिसाब से दिया जाता है। जैसे कि अगर किसी की ऑयली स्किन है तो उसमें हमें थोड़ा ऑयल कंट्रोल करना पड़ता है, क्योंकि ओके उसको एक्ने का प्रॉब्लम ज़्यादा रहता है, ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स ज़्यादा रहते हैं। तो हम लोग उसको कुछ इस तरीके के इंग्रेडिएंट्स देते हैं, जिससे जैसे सैलिसिलिक एसिड हो गया, ग्लाइकोलिक एसिड हो गया, इस तरीके की चीज़ें कि थोड़ा ऑयल प्रोडक्शन कम करे। ओके पर अगर कोई सेंसिटिव स्किन वाला है तो उसको ये एसिड्स नहीं यूज़ कर सकते हैं, तो उसको हमें थोड़े जेंटल प्रोडक्ट्स देने पड़ते हैं, ओके ठीक है? जैसे कि हाइलुरोनिक एसिड दे सकते हैं, सेरामाइड्स दे सकते हैं। तो स्किन रेमेडीज़ जो होती है ये आपकी स्किन के हिसाब से ही हो सकती ओके ओके um, आजकल एक टर्म बहुत यूज हो रही है, ग्लास क्लियर स्किन है। या ग्लास ग्लो। हाउ डू यू डिफाइन इट? सी ग्लास ग्लो स्किन है इसकी, बेसिकली आपकी स्किन इतनी ग्लो करती है कि लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है? ओके लुमिनोसिटी इतनी ज़्यादा होती है। और ये जो कॉन्सेप्ट आया है ये कोरियन स्किन से आया है। तो सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि कोरियंस जेनेटिकली उनका स्किन वैसा ही है, ठीक है? सेकेंडली वो ट्रीटमेंट्स करते हैं। कोरियन स्किन केयर में अगर आप कोरिया में जाओ, तो आप देखोगे कि वहाँ पे स्किन क्लिनिक्स और स्पास बिल्कुल बहुत ऐसे एक एक गली छोड़ के एक ही गली में 10 होंगे। ओके तो वहाँ पे स्किन ट्रीटमेंट्स का जो ट्रेंड है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है? ओके दूसरा, अगर आपको ग्लास ग्लो स्किन जैसे हमारे स्किन टोन में चाहिए, सबसे पहले तो वी हैव मेलानिन, ब्राउन स्किन है हमारी, ठीक है? तो हमें अगर ग्लो चाहिए, तो वो आपका पानी तो आप डेफ़िनेटली पियो, लेकिन आपकी स्किन के नीचे की लेयर्स में भी हाइड्रेशन अच्छी होनी चाहिए, ओके ठीक है? तो उसके लिए वो 7 स्टेप स्किन केयर रूटीन ये सब काम नहीं करता है। जनरली कोई भी प्रोडक्ट 2 से 3 प्रोडक्ट ही आपकी स्किन में पेनिट्रेट करेंगे एक टाइम पे। आप 7 लगा लोगे तो यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम, कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। ओके एक के ऊपर दूसरा प्रोडक्ट बस आप थोप रहे हो, एक के ऊपर दूसरा, ओके पर वो काम नहीं करेगा क्योंकि एब्ज़ॉर्ब नहीं हो पाएगा। ओके सो अगर किसी को ग्लास ग्लो स्किन चाहिए तो ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर, hyaluronic एसिड रखो अपनी स्किन केयर में, एक अच्छा सनस्क्रीन यूज़ करो
और दूसरी चीज कि आप हाइलोनिक एसिड को अपनी स्किन में इंजेक्ट भी करवा सकते हैं। सो इन द डीपर लेयर्स ऑफ द स्किन, जो फर्स्ट लेयर से जो दूसरी लेयर आती ओके है, उसमें हम हाइलोनिक एसिड इंजेक्ट कर सकते हैं। उसका काम होगा, वो और पानी आपकी बॉडी से एब्जॉर्ब करेगा, जिसकी वजह से स्किन वुड बी नाइसली हाइड्रेटेड, ओके और स्किन जो है वो लाइट रिफ्लेक्ट करेगी तो ग्लो आएगा। और दूसरा, आपके जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं जिनको हम फाइब्रोब्लास्ट बोलते हैं, वो भी स्टिमुलेट होते हैं ओके जब आप हाइलोनिक एसिड स्किन के अंदर डालते हैं। ओके तो जब वो स्टिमुलेट होते हैं, नया कोलाजन बनता है। कोलाजन इज द सीमेंट ऑफ योर स्किन। जब वो ज्यादा बनेगा तो स्किन ज्यादा अच्छी दिखती है। ओके। सो ये पॉसिबल है आपकी क्लिनिक्स वगैरह हाँ, में? एब्सोल्युटली, इसके ट्रीटमेंट्स आते हैं। तो इसके कोई साइड इफेक्ट्स वगैरह? नहीं, साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। सी, आप अगर किसी भी इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट में जा रहे हो, इंजेक्टेबल का मतलब है चाहे छोटा सा इंजेक्शन भी कहीं लगेगा, तो आप किसी भी रैंडम बंदे के पास तो नहीं चले जाओगे ना। आप एंटीबायोटिक का इंजेक्शन लगाने किसी सैलून तो नहीं जाओगे। द सेम वे, अगर आप कभी भी इंजेक्टेबल्स के लिए जा रहे हो, देन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो आपको इंजेक्ट कर रहा है वो प्रॉपर्ली ट्रेन्ड हो। सो अ डॉक्टर आई वुड रेकमेंड। उससे क्या होता है, साइड इफेक्ट्स नहीं हो पाते। साइड इफेक्ट्स का मतलब है, अगर राइट डेप्थ में इंजेक्ट नहीं हुआ तो रिजल्ट नहीं आएगा। अगर बहुत डीप इंजेक्ट हो गया तो ब्लड वेसल डैमेज हो सकती है। सो इसके लिए सेफ्टी मेजर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके ओके। सो इस पॉडकास्ट के लिए ना आई वाज गूगलिंग सम क्वेश्चंस, तो मोस्टली क्वेश्चंस है हीरोइंस जैसी स्किन कैसे पाएं या फिर उनके जैसे ग्लो कैसे आए नॉर्मल लोगों का। सो व्हाट डू यू सजेस्ट, उनके जैसे ट्रीटमेंट पॉसिबल है फॉर अ नॉर्मल गर्ल और अ वुमन या नहीं? सी, ऑफ कोर्स पॉसिबल है। जो हमारी हीरोइंस हैं वो भी इंडिया की ही हैं। दे हैव द सेम स्किन टोन एज अस। और नॉर्थ इंडियंस की स्किन टोन तो कंपैरेटिवली लाइटर भी होती है। तो क्या है कि अगर आपको वैसी स्किन चाहिए, तो आपका डाइट, जैसे आपको पता है कि जो ये हीरोइंस हो गए या जो सेलिब्रिटीज होते हैं, दे हैव अ होल टीम। जो एक न्यूट्रिशनिस्ट होता है, एक उनके पास एक हेल्थ कोच होता है, ठीक है, जो उनकी एक्सरसाइज वगैरह का देखता है, ट्रेनर वो रहते हैं। एंड देन दे हैव अ प्रॉपर ना एक सेपरेट ट्रीटमेंट चलता है विद अ डर्मैट, देन अ प्रॉपर मेकअप आर्टिस्ट। तो बहुत सारे लोगों का कोलैबोरेटिव एफर्ट होता है। उसके बाद आता है कि न्यूट्रिशन, जैसे मैंने बोला कि अच्छा डाइट, जिसके बारे में हमने बात की, रखना बहुत ज़रूरी है। सेकंड, अगर हम बात करते हैं ट्रीटमेंट्स की, सो सेलिब्रिटीज़ ट्रीटमेंट्स कराते हैं बिकॉज़ यू लुक एट देयर लाइफ़स्टाइल, बहुत स्ट्रेस रिलेटेड होता है, लाइट्स में कितना ज़्यादा रहते हैं वो, और कभी रात को शूट है, कभी दिन को शूट है, तो स्किन डिहाइड्रेट होती है, ट्रैवलिंग बहुत होती है, ठीक है? ओके सो इसलिए उसको मेंटेन करने के लिए आप विदाउट ट्रीटमेंट्स तो नहीं हो सकता। सो ओके उसके लिए ट्रीटमेंट्स होते हैं। बाय ट्रीटमेंट्स आई मीन यू कैन गो फॉर, जैसे आप मेडिफेशियल से लेके इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट्स तक हम जाते हैं। ओके ओके। सो जैसे आपने इंजेक्शंस की बात की, जब हम जैसे हम किसी को भी बोलते हैं कि इंजेक्शंस का फॉर द स्किन, मोस्टली लोग बोटॉक्स समझते हैं या फिर फेशियल सर्जरी समझते हैं। पहले तो व्हाट इज बोटॉक्स? ओके, सो बोटॉक्स इज अ टॉक्सिन। बोtulinum टॉक्सिन होता है। बोटॉक्स उसका शॉर्ट फॉर्म हो गया, क्योंकि एक कंपनी ने जिसने बोटॉक्स बनाया था, ओके उन्होंने मतलब डिराइव किया था, ओके बनाया नहीं था, उस बैक्टीरिया से जो निकाला था। हाँ उन्होंने उसको नाम दे दिया बोटॉक्स, तो हर जगह बोटॉक्स यूज हम्म होता है। बट अदर, ऐसे इट इज अ न्यूरोमोड्यूलेटर, इट इज अ टॉक्सिन। हम्म उसका क्या काम है कि जब हम उसका प्यूरिफाइड वर्जन आपके स्किन में कहीं इंजेक्ट करते हैं, तो वो मसल को रिलैक्स कर देता है, ओके ठीक है? तो उससे जब मसल रिलैक्स हो जाएगा तो आपके रिंकल्स कम हो जाते हैं। ओके इसलिए बोटॉक्स हम पहले एस्थेटिक में नहीं आया था। बोटॉक्स पहले बाकी कंडीशंस में यूज किया गया था। जैसे अगर आपको आईज में जैसे आंख फड़कती है, ठीक है, ब्लेफरोस्पाज्म बोलते हैं उसको, तो उसके लिए इंजेक्ट किया गया था। और वहां ओके से देखा गया था कि लाइंस इंप्रूव हो रही थी आंखों के आगे पीछे की, जो क्रोज फीट बोलते हैं हम यहाँ पर। जब आप स्माइल करते हो तो आपको लाइंस पड़ती है, वो इंप्रूव होना स्टार्ट हो गई थी। तो वहां से बोटॉक्स जो था वो एस्थेटिक्स में आना स्टार्ट। ओके ओके। सो ये फेस अपलिपमेंट या फिर ये सब इसी कैटेगरी में आते हैं या अलग है? नहीं, फेस लिफ्टिंग जो हम बात हम्म। करते हैं उसमें ये सब आता है, लेकिन उसमें और भी ट्रीटमेंट्स आते हैं। उसमें ओके बोटॉक्स आता है, उसमें फिलर्स आते हैं, उसमें आरएफ आता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रीटमेंट्स होता है, उसमें एक और ट्रीटमेंट आता है जिसको हम हाई इंटेंसिटी फोकस्ड अल्ट्रासाउंड बोलते हैं, वो सब आता है। ओके सो बोटॉक्स और फिलर्स में क्या होता है, हमें नीडल की जरूरत होती है, लेकिन आरएफ और हाइफो में सिर्फ मशीन की जरूरत होती है, उसमें नीडल्स नहीं होती हैं। हम्म। इट इज जस्ट लाइक कि आपके फेस के ऊपर मसाज की जा रही है, या शॉट्स दिए जा रहे हैं, या बॉडी के ऊपर शॉट्स दिए जा ओके रहे हैं, जिससे टाइटनिंग होती है। ओके। आर दे रिलायबल? हाँ, एब्सोल्युटली। अगर एक एफडीए अप्रूव्ड मशीन है, और आपके ट्रेनर को पता है कि जो आपको सॉरी, जो आपके थेरेपिस्ट को पता है कि, या आपके डॉक्टर को पता है कि कैसे यूज करना है, सो दीज आर गुड मशीन्स। और ये कितने टाइम तक चलते हैं? सी, ये आपकी एजिंग को स्लो कर सकता है, हम्म। लेकिन ये परमानेंट नहीं होता है। सो इट्स नॉट लाइक कि आज आपने कराया तो आप सोचोगे 10 साल मेरे इससे निकल जाएंगे, वैसा नहीं होता है।
आपकी एजिंग के प्रोसेस को स्लो कर सकता है, हल्का-सा रिवर्स कर सकता है, बट जो आपकी नॉर्मल एजिंग है वो तो चलती रहेगी। जस्ट स्किन पे नहीं दिखेगी। स्किन पे दिखेगी अगर आप इसके मल्टीपल सेशंस नहीं लोगे। जैसे ओके। अगर आपने 1-2 बार आपने सेशंस लिया, किसी के 3 चाहिए होते हैं, किसी के 6 चाहिए होते हैं, फिर आपको मेंटेनेंस पे रहना पड़ता है, उसको मेंटेन करने के लिए। ऐसा ओके। नहीं है कि आपने ट्रीटमेंट कराया और उसके बाद बहुत लोगों को लगता है कि आज कराया, तो 6 महीने के बाद स्किन बिल्कुल ही खराब हो जाएगी, वैसा नहीं होता है। स्किन इम्प्रूव कर जाती है, नया ओके। कोलेजन बनता है, नए बिल्डिंग मटीरियल्स बनते हुँ। हैं, तो स्किन अच्छी हो जाती है, लेकिन आपको उसको मेंटेन करने के लिए फिर से सिटिंग लेनी पड़ती है। ओके। तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते होंगे? हाँ, साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं अगर तरीके से ना किया जाए, हर एक चीज़ का साइड इफ़ेक्ट होता है। एक दवाई जिसको गलत ले लो उसका भी साइड इफ़ेक्ट होता हुँ। है ना? सेम वे इनके भी होते हैं अगर ढंग से ना किया जाए फर्स्ट, सेकंडली अगर अच्छी मशीन ना हो, जिसके पीछे रिसर्च हुई हो, जो एफडीए अप्रूव्ड हो। जिस एफडीए अप्रूवल का मतलब होता है कि उसके पीछे इतनी रिसर्च हुई थी कि हुँ। बाद में उसको एक सर्टिफ़िकेशन मिली थी, ठीक ओके। है? अब क्या हो गया है कि चाइनीज़ मशीन्स या बहुत काउंटरफेट मशीन्स हुँ। आना स्टार्ट हो गई हैं, जो कि सेम प्रिंसिपल पे काम करती हैं, लेकिन उनका अंदर का मटेरियल उतना अच्छा नहीं होता, फाइबर, लेंस ये सब चीज़ें होती हैं। या जो एनर्जी निकाल रहा है, जो उनका कंडक्टर होता है, वो बहुत अच्छा नहीं होता। तो इसकी वज़ह से क्या होता है बर्न के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी मशीन्स 2 चीज़ों पे काम करती है, या हुँ। तो हीट पे या तो कोल्ड पे, हुँ। ठीक है? सो दोनों चीज़ें अगर बहुत एक्सट्रीम हो जाएँगी तो ऑफ कोर्स आपको ब्रूज़ का चांस हो सकता है, नेक्रोसिस यानी कि आपके वहाँ पे सेल्स डाई आउट हो सकते हैं। ओके। तो इसीलिए ये प्रोसीजर्स बहुत सेफ है, बहुत आई वुड से 99.9% सेफ्टी मेजर है इनका, ओके। लेकिन आपके डॉक्टर को पता होना चाहिए और कि कैसे करना है एंड मशीन वेरी इम्पोर्टेंट। ओके। सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास कोई आता है मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस क्या रहते हैं कि हमारी स्किन खराब होगी या बाल झड़ेंगे या फिर ऐसा ऐसा कुछ आपके साथ कोई क्लाइंट आया है, आप शेयर कर सकते हैं? अ, बहुत सारे आई थिंक एक्ने बहुत कॉमन है, हुँ, हुँ। पिंपल्स का इश्यू बहुत ज़्यादा कॉमन है और मिलाज़्मा का इश्यू बहुत कॉमन है हमारे स्किन टाइप में, ओके। जिसमें जो फीमेल्स होती हैं उनको पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, झाइयाँ कहते हैं जिनको, तो आपके पूरे फेस पर होना स्टार्ट हो जाता है, चीक्स पे, फोrehead पे, वो बहुत कॉमन है एंड हेयर फॉल ऑफ कोर्स दोनों मेल्स एंड फीमेल दोनों में बहुत कॉमन है। ओके। ओके। सो पहले तो अगर हम पिंपल्स की बात करें, व्हाट कॉमन थिंग यू सजेस्ट टू एवरीवन टू टेक केयर ऑफ? आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि सबसे पहले आप अपना स्किन टाइप देखो, कैसा है? ड्राई है, ऑयली है या नॉर्मल है? क्योंकि अब ऐसा नहीं होता है कि एक्ने सिर्फ़ ऑयली स्किन को होता हुँ, है, हुँ। एक्ने ड्राई स्किन को भी हो सकता है। पहली चीज़ तो ये रखनी है। मॉर्निंग और नाइट रूटीन रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो एक सैलिसिलिक एसिड बेस्ड फेस वॉश आप खुद से यूज़ कर सकते हैं, बट बाकी ट्रीटमेंट्स के लिए प्लीज़ कंसल्ट अ डर्मैट। आप जिनको प्रॉपर नॉलेज नहीं है हुँ, हुँ। या आप जैसे रिलेटिव से पूछ लिया, फ्रेंड से पूछ लिया या सैलून्स में चले गए कि ये फेशियल करा लो और आपका स्किन अच्छा हो जाएगा, तो उन चीज़ों में मत पड़ो। ओके। काफ़ी बार चीज़ें सिर्फ़ दवाई से और सिर्फ़ स्किन केयर से ही ठीक हो जाती हैं। हुँ। इसमें फेशियल्स-वेशियल्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ओके। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। ओके। अम, पिंपल और एक्नेज़ डर्मेट से ठीक होते हैं टू बी ऑनेस्ट या नहीं? हाँ, एब्सोल्युटली होते हैं। क्या होता है कि एक्ने पहले तो प्यूबर्टल एक्ने होता था जिसमें बोलते थे ना कि अच्छा ये तो अभी हाँ। टीनेज में है, एक्ने होगा, ठीक हो जाएगा। हाँ, हाँ, हाँ। ये तो सबको होता है क्योंकि एग्ज़ैक्टली। हमारा एक्ने इतना कॉमन है कि हर एक को लगता है कि तो सबको होता है, ठीक हो जाएगी। हुँ। नहीं, ज़रूर ठीक हो सकता है, लेकिन एक्ने के अगर स्कार बढ़ गया यानी कि खड्डा बढ़ गया हुँ। उसका, वो ठीक नहीं हो पाएगा। वो आप कुछ भी क्रीम लगा लो, वो इम्प्रूव नहीं हो पाता है। सो अगर आपको एक्ने इम्प्रूव करना है, एक्ने तो आप क्लियर कर लोगे, पर जो उसका आफ्टर इफेक्ट्स हैं, यानी हुँ। कि स्कारिंग हो गई, पिगमेंटेशन हो गई, वो ठीक नहीं हो पाएगा ना। ओके। सो इफ यू हैव एक्ने, कंसल्ट अ डर्मैट। अगर एक्ने बहुत ग्रेड 1 है या ग्रेड 2 है, यानी कि थोड़ा कम है, सिर्फ फेस पर है, तो आपको बेसिक दवाइयाँ दी जाएँगी सिर्फ लगाने के लिए। हुँ। अगर आपको जेनेटिक हिस्ट्री है, यानी कि आपकी फैमिली में एक्ने रन करता था, तो आपको मेडिसिन पे डालना ज़रूरी होता है। क्योंकि ओके। आपको बिकॉज़ ऑफ द करंट लाइफ़स्टाइल और इसी एज में बच्चों को आप डाइट इम्प्रूव नहीं कर सकते, हुँ। ठीक है? उन्होंने सब कुछ खाना है, मीठा भी खाना है, कोल्ड ड्रिंक्स भी चाहिए, बर्गर्स भी चाहिए, तो वो एक्ने इम्प्रूव नहीं हो पाएगा, हुँ। ठीक है? दूसरी चीज़ अब जो कॉमन हो रही है, वो है बहुत सारी फीमेल्स को एडल्ट एक्ने हो रहा है। हुँ। आपको कभी एक्ने नहीं हुआ, लेकिन इन योर 20s, 30s या 40s में आपको एक्ने स्टार्ट हो रहा है। ये हार्मोनल एक्ने होता है, ठीक है? ओके। इसका जो ट्रीटमेंट होता है, वो आपके हार्मोन्स को बैलेंस करना पड़ता है। हुँ। वो चाहे आप लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन से करो या मेडिकेशन से करो, लेकिन आपको गाइड ज़रूर होना चाहिए उसमें। तो इसीलिए इट्स इम्पोर्टेंट कि अगर आपको एक्ने का इश्यू है, तो आप एक बार डॉक्टर को ज़रूर दिखाओ। ओके।
एक्ने सिर्फ जेनेटिक्स या फिर हम क्लाइमेट चेंज के दौरान नहीं बोल सकते हैं। किसी को पीसीओडी है या फिर पीसीओएस है तो उसको बहुत खराब एक्ने होता है और वो स्कार्स छोड़ सकता है। तो इज इट ट्रीटेबल? हाँ, जो पीसीओएस में जो हम एक्ने के लिए बोलते हैं दैट इज़ हार्मोनल एक्ने, वो सिस्टिक एक्ने होता है। ओके। सिस्ट का मतलब होता है कि वो बाहर नहीं आता, उसका मुँह नहीं बनता है, वो अंदर एक राउंड बॉल की तरह होता है। सो वो बहुत पेनफुल होता है, ठीक है? और उसकी स्वेलिंग भी काफ़ी देर रहती है। वो एकदम से ठीक नहीं होता है, जैसे किसी-किसी को हफ्ता रहेगी, फिर उसके बाद जब वो जाता है तो वो एक ब्लैक कलर का, ब्राउन कलर का मार्क छोड़ के जाता है। सो आपका हार्मोन जो है वो आप खुद से ठीक नहीं कर पाओगे, इसीलिए उसके लिए आपको एक डॉक्टर की ज़रूरत है और हाँ, उसका ट्रीटमेंट है, उसको आराम से ट्रीट किया जा सकता है। जैसे कि हमारे क्लिनिक में अगर मेरे पास कोई पेशेंट आता है तो हम उसकी प्रॉपर हिस्ट्री लेते हैं, ओके। ठीक है? कि फैमिली में था, पीरियड्स हिस्ट्री ली जाती है कि एबनॉर्मल पीरियड्स तो नहीं है, इर्रेगुलर तो नहीं है और कब से हो रहा है और पहले क्या मेडिकेशंस यूज़ की गई हैं, क्योंकि काफ़ी बार लोगों ने इतना एंटीबायोटिक और सेल्फ ट्रीटमेंट कर लिया होता है कि आपका एक्ने भी रेजिस्टेंट हो जाता है। सो नए तरीके से उसको ठीक करना पड़ता है एंड देन वी गिव अ चॉइस टू आवर पेशेंट्स कि आप दवाई खाना चाहते हो या विदाउट मेडिकेशन इसको ठीक करना चाहते हो, फिर अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट भी डिज़ाइन किया जाता है। आई हैड अ पेशेंट, हमारी एक पेशेंट थी, उनको निमोनिया का इश्यू था ओके। एंड उनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी थी, तो वो दवाई नहीं खा सकती थी टू ट्रीट हर एक्ने। तो जब भी उनको मेडिसिन देते थे, उनका सब कुछ फ्लेयर अप करता था, यानी कि एसिडिटी फ्लेयर अप करना स्टार्ट हो जाती थी एंड वो मेडिसिन खा ही नहीं सकती थी। तो उनका ट्रीटमेंट हमने विदाउट मेडिकेशन किया, पूरा एक्ने करेक्ट किया और बहुत बहुत खराब एक्ने था, ग्रेड 4 एक्ने था, बहुत बड़े-बड़े सिस्ट थे उनको। तो उनका पूरा वो एक्ने विदाउट मेडिकेशन ठीक हुआ। ऑफ कोर्स उसमें टाइम लगा, हाँ, एग्ज़ैक्टली। क्योंकि आप जब विदाउट मेडिसिन कर रहे होते हो तो सब कुछ बाहर से हो रहा होता है। तो उसमें हमने लेज़र्स यूज़ किए थे, उसमें हमने पील्स यूज़ करी थी काफ़ी सारी। काफ़ी बार शी यूज्ड टू कम लाइक ट्वाइस इन अ मंथ, लेकिन उन्होंने भी बहुत पेशेंस दिखाया। सो 1 साल में हमें बहुत अच्छा रिज़ल्ट आ गया। उनका एक्ने वाज़ कंप्लीटली गॉन, स्कारिंग नहीं पड़ी, जो कि बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ उस तरीके के एक्ने में हमेशा स्कार्स होने के चांस रहते हैं। ओके। सो बॉडी एक्ने और फेशियल एक्ने सिमिलर है या ट्रीटमेंट सिमिलर रहता है या अलग-अलग रहता है? ट्रीटमेंट सिमिलर रहता है। ओके। जब बॉडी पे एक्ने आ जाता है तो मतलब उसकी ग्रेडिंग बढ़ जाती है, ओके? मतलब इट इज़ अ मोर सिवियर टाइप्स। तो बॉडी एक्ने के लिए हम लोग काफ़ी बार आपको एंटीबायोटिक या कुछ विटामिन ए डेरिवेटिव्स होते हैं, आइसोट्रेटिनोइन, तो उसमें ज़रूर डालते हैं, उसको करेक्ट करने के लिए। ट्रीटमेंट सेम रहता ओके, ओके। तो अब फेशियल हेयर पे आते हैं क्योंकि मोस्टली हम इंडियन स्किन में ज़्यादा देखते हैं कि फेशियल हेयर बहुत ज़्यादा है। हम ब्लीचीज़ करते हैं, उससे रिएक्शन हो जाता है। तो उसका सूटेबल वे क्या है फॉर रिमूवल ऑफ फेशियल हेयर? ओके। सबसे पहले तो ये जानना है कि फेशियल हेयर क्यों हो रहा है, ओके। ओके? क्योंकि नॉर्मली फॉर अ फीमेल टू हैव फेशियल हेयर, यानी कि फेशियल हेयर तो थोड़ा बहुत वेलस हेयर तो सबको होता है ना। फिर जब हम फेशियल हेयर बोलते हैं यानी कि आपको थिक बाल आ रहे हैं, दाढ़ी की तरह एक बाल आ रहे हैं, या तो उसमें पहले रीज़न ढूँढना ज़रूरी होता है, वो ओके। हमेशा हार्मोनल होता है। ओके। पीसीओएस का प्रॉब्लम हो सकता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी हो सकती है आपको, या मेल हार्मोन जो टेस्टोस्टेरोन होता है वो आपकी बॉडी में हाई हो सकता है, और एक और हार्मोन होता है प्रोलैक्टिन। तो इन सबको पहले चेक किया जाता है। ओके। आइडियली तो ऐसा ही होना चाहिए, जैसे हमारे क्लिनिक में हम यही करते हैं, पहले आपका एक ब्लड प्रोफाइल करेंगे, उसमें हम रीज़न ढूँढेंगे कि क्या है। वन्स वी हैव द रीज़न कि क्या प्रॉब्लम है, फिर हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। फेशियल हेयर अगर आपको एक बार आ गया है, तो आपका ट्रीटमेंट लाइन होगा उसको खत्म करना, ठीक है? रिवर्स नहीं किया जा सकता है। आई हैव हैड अ पेशेंट जो कि 2 साल से उसको रिवर्सल की दवाई खा रही है, मेडिसिन खा रही है, बट वो मेडिसिन से रिवर्स नहीं होगा। ये ओके। होगा कि और नहीं बढ़ेगा, लेकिन रिवर्स नहीं हो सकता है। ओके। ओके? सो फिर देन जैसे ये पेशेंट हमारे पास आई, तो सबसे पहले हमने उनकी काउंसलिंग ही की कि अगर एक बार आपको पीसीओएस का प्रॉब्लम हुआ और उस टाइम पे आपका जो बेबी हेयर था वो कन्वर्ट हो गया इनटू एन एडल्ट हेयर, ओके? तो उसको रिवर्सल नहीं हो पाएगा विद मेडिसिन अलोन, उसके लिए आपको लेज़र्स में जाना पड़ेगा। ओके। तो फिर हम लेज़र हेयर रिडक्शन करते हैं, व्हिच इज़ द सेफेस्ट मेथड। ओके। क्योंकि अगर आप वैक्सिंग करोगे, थ्रेडिंग करोगे, शेविंग करोगे, बाल तो वापस आ जाएँगे, क्योंकि फॉलिकल जो रूट है आपका, वो तो वैसा का वैसा ही रहा वहीं पे। उसको टारगेट करने के लिए लेज़र्स किए जाते हैं। वो लेज़र क्या करता है, आहिस्ता-आहिस्ता उस रूट को पहले पतला करता है और फिर वहाँ से उसको खत्म कर देता है। सो आपको एटलीस्ट लेज़र हेयर रिडक्शन से मैक्सिमम 70% रिज़ल्ट आ जाता है। 70% रिडक्शन हो जाती है। ओके। जो 30% बाल रह जाते हैं, वो या तो पतले हो जाएँगे या उनके लिए मेंटेनेंस पे जाना पड़ेगा। ओके। ओके। तो सेम ट्रीटमेंट गोज़ विद मेन आल्सो? मेन में क्या होता है, जो जैसे काफ़ी सारे मेन भी आते हैं हमारे पास, उनका लेज़र बियर्ड शेपिंग बोलते हैं उसको, यानी कि उनको यहाँ पे बाल आ रहे होते हैं, बट उनको अपना जो बियर्ड है वो बिल्कुल शार्प चाहिए इस तरीके से। ओके।
तो यहाँ पर जो बाल होते हैं वहां के लिए लेजर किया जाता है, तो उसमें उनको सिटिंग्स थोड़ी सी ज्यादा लगती हैं बिकॉज ऑफ कोर्स टेस्टोस्टेरोन डिपेंडेंट। दूसरा रिजल्ट अच्छे आते हैं बिकॉज बाल बहुत थिक होता है, तो थिक हेयर पे हमेशा लेजर बहुत अच्छा काम करता है। ओके ओके। तो आजकल पीपल आर ऑब्सेस्ड विद द वाइट स्किन। डू यू थिंक कि जो स्किन वाइटनिंग क्रीम्स वगैरह हैं वो वर्क करते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट? ओके, स्किन वाइटनिंग क्रीम्स जो है वो काम नहीं करती हैं। अगर आप उनको इस तरीके से बोलो कि वो आपका थोड़ा टैनिंग निकाल देंगी या हल्का सा पिगमेंटेशन लाइट कर देंगी, तो वो कर सकती हैं। जो आपका एक बेसिक स्किन टोन है, जिस कलर का जो आपका है, उससे उसको लाइट नहीं किया जा सकता। ओके, ओके। सो अगर आपने जैसे बहुत सारे देखे होंगे रील्स चलती हैं आजकल की, पहले तो मैं ऐसे दिखती थी, अब मैंने ये लगाया हाँ, तो मैं ऐसे बॉडी दिखती कलर हूँ, चेंज बॉडी हो कलर जाता है। चेंज हो गया। वो नहीं होता है आइडियली। ओके, ओके। वो क्रीम्स वगैरह से नहीं होता है। क्रीम्स बस आपका टैन रिमूव करेंगी, वो तो आपका सनस्क्रीन भी कर सकता है। आप सनस्क्रीन लगाओ कुछ महीने के लिए, आप देखो आपका कलर टोन चेंज हो जाएगा, बिकॉज आप प्रोटेक्शन दे रहे हो उसको। टैनिंग नहीं हो रही है, मेलेनिन स्टिमुलेट नहीं हो रहा है, तो वो नॉर्मल जितना कलर बनाता है उतना ही बनाएगा। ओके सो कलर चेंज करना इज अ, आई थिंक इट्स अ बिग स्कैम जो चल रहा है। ओके। दूसरी चीज ये है कि हम, जैसे मैंने बोला कि हल्का सा टैनिंग कम कर सकते हैं, तो वो एक इंजेक्शन आते हैं आईवी, उसको आईवी ड्रिप्स बोलते हैं, ग्लूटाथियोन, वो दिया जाता है। लेकिन ओके। ग्लूटाथियोन का भी कोई 100% गारंटी नहीं है कि वो आपका स्किन कलर लाइट करेगा। जैसे आप देखो कुछ सेलिब्रिटीज ने करवाया है, तो वो एक तो वो टेम्पररी रहता है, टेम्पररी इफेक्ट है, यानी कि जब तक कराओगे तब तक इफेक्ट रहेगा, जैसे ही छोड़ोगे आपका कलर वापस आ जाता है। तो ये कितने ड्यूरेशन का रहता है? डिपेंड करता है, आई थिंक एनीवेयर बिटवीन, अगर आप एक सिटिंग ले रहे हो, जैसे आपने एक इंजेक्शन करवाया, तो 7 to 10 डेज। हम लोग आईवी ड्रिप्स करते हैं क्लिनिक में, बट इसको हम लोग एज अ ग्लो ड्रिप ही प्रमोट करते हैं। इट इज नॉट अ फेयरनेस, आपका कलर लाइट नहीं करेगा। स्किन आपकी अच्छी लगती है, क्यों? क्योंकि आपका एंटीऑक्सीडेंट होता है। सो ग्लूटाथियोन इज बेसिकली अ सुपर एंटीऑक्सीडेंट, यानी ओके। कि विटामिन सी से भी बेटर एंटीऑक्सीडेंट है वो। उसके बीच में कुछ और इंग्रेडिएंट्स भी डाले जाते हैं। आपका ब्लड प्रोफाइल देख के, अगर आयरन कम है तो कुछ आयरन डाल दिया, फॉलिक को विटामिन B12 डाल दिया, जिंक डाल दिया, इस तरीके की चीजें डाली जाती हैं। ओके। और एक सलाइन ड्रिप होती है, जैसे पहले आपको आईवी ड्रिप, सलाइन ड्रिप्स वगैरह लगती थी, तो नॉर्मल सलाइन में डाल के इसको आपके सीधा ब्लड स्ट्रीम में डाला जाता है। उससे एक तो आपको हाइड्रेशन आती है, दूसरा बिकॉज आपको एंटीऑक्सीडेंट सीधा मिल रहा है, सो यू आर मोर एनर्जेटिक, बाल अच्छे लगते हैं, स्किन अच्छी लगती है। और जो ग्लूटाथियोन होता है वो आपका मेलेनिन, यानी कि जो आपको पिगमेंट देता है आपकी स्किन में, उसको कम करता है। मेलानिन को हल्का सा वो कम करता है, जिसकी वजह से आपका स्किन टोन जो है वो थोड़ा सा बेटर दिखता है। ठीक ओके। है, और उसके बाद में वापस पहले जैसा हो जाए। तो लेकिन ग्लूटाथियोन भी प्रॉपरली यूज करना चाहिए। बहुत लोगों में आजकल मैंने देखा था, मैंने भी कुछ ऐसी रील्स देखी थी कि कहीं भी यूज हो रहा है, लोग घर पे बुला रहे हैं और इंजेक्शन लगवा रहे हैं, बट आपको क्या पता, आपको अगर उससे एलर्जी हो जाए या कोई रिएक्शन हो जाए, जिसको हम एनाफिलेक्टिक बोलते हैं, एनाफिलेक्टिक शॉक या एनाफिलेक्सिस हो जाए। मतलब आपने इंजेक्शन लगाया है, लेकिन आपको, बहुत लोगों को B12 की एलर्जी रहती है, बहुत लोगों को ग्लूटाथियोन की भी हो सकती है, विटामिन सी की हो सकती है। तो अगर आपको वहां पे, और आप डायरेक्टली उसको ब्लड में लगा रहे हो, तो अगर आपको कोई रिएक्शन हो जाए तो घर पे आपको कौन ट्रीट करेगा, या सैलून में आपको कौन ट्रीट करेगा? सो उसके लिए लाइफ सेविंग ड्रग्स होते हैं जो कि क्लिनिक्स में अवेलेबल रहते हैं। सो इस तरीके की चीजें बहुत, इनको बहुत ना, बिकॉज दे आर नॉट रेगुलेटेड प्रॉपरली। एस्थेटिक अभी भी ऐसा है कि उसकी रेगुलेशंस उतनी अच्छी नहीं है बाय द गवर्नमेंट, तो जिसकी वजह से सबको लगता है कि ये सेफ है, कि आप कुछ भी कर लो, इट इज सेफ। बट सेफ्टी मेजर, बिकॉज इट इज अ ट्रीटमेंट, लाइक आई से, किसी भी तरीके का नीडल अगर आपको टच हो रहा है तो वो एक क्लिनिकल एनवायरनमेंट में ही होना चाहिए। ओके। वी नेवर नो कि वो यूज्ड है या पहले से कैसा है कैसा हाँ, नहीं। वो आई थिंक वो चीजें काफी कम हो गई हैं, बिकॉज अब डिस्पोजेबल जो नीडल्स वगैरह हैं वो हर एक बंदा अच्छे से यूज करता है। लेकिन प्रॉब्लम रहती है अगर आपको एलर्जी हो जाए, ओके। नॉट बिकॉज ऑफ द नीडल, बट बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट विच इज इनसाइड। ओके। उसके अंदर का प्रोडक्ट अगर आपको सूट नहीं करता है, और आपको कोई टेस्टिंग डोज नहीं दिया है, किसी चीज के बारे में पता नहीं है, तो सीधा इंजेक्ट कर लेना कैन बी हार्मफुल। ओके। 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 सो अगर मैं आपसे पूछूं, इफ यू हैव टू गिव टिप्स फॉर एवरी स्किन टाइप, दैट इज अगर किसी की ड्राई स्किन हो क्या टेक केयर करना चाहिए, अगर किसी की सेंसिटिव स्किन हो क्या टेक केयर करना चाहिए, और किसी की ऑयली स्किन हो क्या टेक केयर करना चाहिए, इसके अलावा भी कोई स्किन टाइप है तो अगर आप मुझे बता सकते हैं। आई थिंक यही है, फिर एक सेंसिटिव स्किन टाइप आती है ओके। जो हम अलग से करते हैं, अदरवाइज इट इज दिस ओनली, ओके। एंड देन नॉर्मल कॉम्बिनेशन, ये वो कुछ मिक्स स्किन टाइप्स आती ओके। है, बट मेजर यही है।
सो अगर इफ यू हैव ड्राई स्किन तो आई वुड रिकमेंड कि आप मॉइस्चराइजर अच्छा करो, ठीक है, और सेरामाइड बेस्ड मॉइस्चराइजर पे आ जाओ या हाइलुरोनिक एसिड यूज करो विच विल हेल्प। ड्राई स्किन में एक प्रॉब्लम होती है, रिंकल्स बहुत जल्दी आते हैं बिकॉज ओके। उसमें ऑयल प्रोडक्शन नहीं होती ना, सो ऑयल इज द ग्रीस इन द स्किन, सो ऑब्वियसली जो भी ऊपर थोड़ा बहुत इम्परफेक्शंस होंगी वो ज्यादा दिखेंगी, सो हाइलुरोनिक एसिड विल हेल्प विद दैट एंड अ गुड मॉइस्चराइजर वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर ऑयली स्किन ऑयल कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, पर ओवर एक्सफोलिएशन मत कीजिए। ऑयली स्किन में मैंने जो बहुत कॉमन देखा है वो ये है कि वो लोग अपना मुंह बहुत बार धोते हैं, सो आइडियली एनी टाइम एनीवेयर बिटवीन 2 to 3 टाइम्स आप अपना फेस धोइए, और ओवर वॉशिंग नहीं करनी है। ओवर वॉशिंग का मतलब है कि वो 1-1 2-2 मिनट तक अपना मुंह धोते रहते हैं ओके। ऑयल कम करने के लिए। तो आइडियल वॉशिंग टाइम इज 20 सेकेंड्स, 20 एनीवेयर बिटवीन 20 to 30 सेकेंड्स इज गुड, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। और सैलिसिलिक एसिड या कोई भी AHA BHA वाला फेस वॉश यूज कर। ओके। देन कमिंग टू सेंसिटिव स्किन, सेंसिटिव स्किन में इंपॉर्टेंट होता है कि ये नोट करना कि सेंसिटिविटी किस चीज से है, मोस्टली फ्रेग्रेंस वाले प्रोडक्ट से होती है। ओके। तो किसी भी चीज में जो आप फेस पे यूज करते हो या बॉडी पे, अगर उसमें बहुत खुशबू है तो उसे अवॉइड करो, गो फॉर फ्रेग्रेंस फ्री प्रोडक्ट्स एंड यूज अ सनस्क्रीन, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सेंसिटिव स्किन वालों को सनस्क्रीन कोई भी सूट नहीं करती है, तो वो लोग लगाते ही नहीं है। सो फिजिकल सनस्क्रीन बहुत अच्छी है, वो आप यूज करो। एंड लास्टली था ड्राई, ऑयली, सेंसिटिव और नॉर्मल स्किन। नॉर्मल स्किन जो होती है उसमें हमेशा एक ही प्रॉब्लम रहती है कि ग्लो उतना नहीं आता है, ठीक है। सो नॉर्मल स्किन वालों के लिए अगेन कि आप भी सनस्क्रीन यूज करो, विटामिन सी सीरम लगाओ, दैट विल आल्सो हेल्प a lot, and just moisturize and keep yourself hydrated. Okay. Why everyone keeps reminding us sunscreen लगाओ क्यों इतना? सो सनस्क्रीन क्या रहता है, बिकॉज वी हैव अ ब्राउन स्किन टोन, तो हमें टैनिंग का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो सकता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ जो हमारा मेलेनिन है वो जब भी हम सन एक्सपोजर या हीट होता है या लाइट एक्सपोजर होता है तो वो एक्टिवेट हो जाता है और आपका फेस जो है वो ज्यादा डार्क होना स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा, बिकॉज कहीं पे वो ज्यादा ओवर एक्टिवेशन भी हो सकती है तो आपको सन स्पॉट्स पड़ते हैं, यानी कि ब्राउन स्पॉट्स, तिल्ली जिसको हम बोलते हैं, Okay. फ्रेकल्स, वो पड़ सकते हैं। बहुत लोगों को मिलाजमा, पिगमेंटेशन हो सकती है हमारे स्किन टोन में, तो सनस्क्रीन बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ऑफ कोर्स वो स्किन कैंसर से भी बचाता है, स्किन कैंसर से भी बचाता है। हमारे स्किन टोन में स्किन कैंसर के चांसेस कंपैरेटिवली बहुत कम है देन कॉकेशियन स्किन, ठीक है। तो लेकिन फिर भी प्रोटेक्शन जरूरी होती है, इसीलिए सनस्क्रीन लगाना बहुत जरूरी है। ओके। तो अगर कोई बाहर नहीं निकल रहा है, घर पे ही है, शुड वी अप्लाई सनस्क्रीन इनसाइड आल्सो? हाँ एब्सोल्युटली, क्योंकि आपको यूवी रेज तो आ रही है ना, ब्लू लाइट है, विजिबल लाइट है, इंफ्रारेड लाइट है। अब जैसे हम बैठे हैं यहाँ पे, ये लाइट्स हैं, तो अगर आप इन लाइट्स में भी हो और आप सनस्क्रीन नहीं लगा रहे हो तो आहिस्ता आहिस्ता आपका जो स्किन टोन है वो थोड़ा डार्क होना शुरू हो जाएगा और आपको पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो बहुत लोग सोचते हैं हम घर से बाहर तो नहीं जा रहे, सन में तो नहीं जा रहे हैं, तो सनस्क्रीन क्यों लगाए? सनस्क्रीन आपको तब भी लगानी है अगर आप इंडोर्स हो, बिकॉज ऑफ द लाइट। आई हैड अ पेशेंट तो जिसको पिगमेंटेशन का इशू हो रहा था और स्किन पूरी की पूरी डल हो रही थी। तो उन्होंने, जब हमने पूरा हिस्ट्री लिया तो उन्होंने बोला मैं तो ज़्यादा है नहीं, मैं अंदर ही रहती हूँ, मेरा अंदर का ही काम है और फिर पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम चल रहा है। बट बाद में पता चला कि दैट शी वाज़ वर्किंग इन अ ज्वेलरी शॉप। तो ज्वेलरी शॉप में कितनी लाइट्स ऑन होती हैं, ठीक है? तो उनमें क्या रहता है कि आपको हर 2 घंटे में सनस्क्रीन लगानी है, क्योंकि वो इतना लाइट है, वहाँ पर यूवी लाइट इतनी ज़्यादा है, ओके। तो उसकी वजह से आपका स्किन जो है वो पिगमेंटेशन होगा, आपको डेवलप होगा, बिकॉज़ आपको इतना ज़्यादा लाइट एक्सपोज़र मिल रहा है। सो जैसे उन केसेस में मैंने बताया जिनको हाई एक्सपोज़र ऑफ सन या लाइट इन जनरल है, तो सनस्क्रीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई हैव हैड अ पेशेंट जो कि जिनका नाइट शिफ्ट्स होती थी, ओके। तो वो रात को कंप्यूटर पे बैठ के लाइट्स ऑन करके करते थे, तो बोलते मैं तो रात में हूँ, मुझे क्यों सनस्क्रीन लगाना है? बट अगेन आपको पिगमेंटेशन तो डेवलप हो रही है, बिकॉज़ वो आपका जो ब्लू लाइट पड़ रही है आपको थ्रू योर कंप्यूटर स्क्रीन और 7-8 घंटे का एक्सपोज़र है, और विदाउट सनस्क्रीन आप बैठे हो तो पिगमेंटेशन तो होगा। वेरी ट्रू। पिगमेंटेशन से एक और चीज याद आई मुझे, डार्क सर्कल्स, जो कि मुझे भी है। सो इज इट ट्रीटेबल घर पे ही या फिर क्लिनिकल हो सकता है? सी डार्क सर्कल्स में क्या प्रॉब्लम रहती है कि बहुत सारे रीजंस होते हैं। सबसे पहला आता है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। तो अगर आपका हीमोग्लोबिन लो है, आपको विटामिन B12 डेफिशिएंसी है, डी की डेफिशिएंसी है, तो आपको डार्क सर्कल्स होंगे। अगर वो करेक्ट कर लोगे तो घर पे ही हो जाएगा, डाइट से ही कर लो। ओके। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है, यानी कि आपकी फैमिली में ही रन करता है, उनको हम लोग बोलते हैं पेरिऑर्बिटल पिगमेंटेशन या हाइपरमेलेनोसिस, जहाँ पर रहता है वो पूरा गोल, ऐसे ओके। आंखें ऊपर से भी काली है, नीचे से भी, आपकी आईलिड्स काली, उनमें ट्रीटमेंट नहीं हो सकता घर पे। उसके लिए हमें कोई लाइटनिंग क्रीम्स देनी पड़ेंगी जिससे वो इम्प्रूव हो सकता है, 100% नहीं जाएगा।
100% कभी भी नहीं जाता। 100% आई डार्क सर्कल्स में प्रॉब्लम रहता है, वो 100% कभी भी नहीं जाता। उसको इम्प्रूव किया जा सकता है, ओके। बेटर दिख सकता है। और बहुत लोगों को हॉलो आईज होती हैं, जो कि हमारे इंडियंस में काफी होती है, डीप सीटेड आईज बोलते हैं, यानी कि आपकी आंखें थोड़ी अंदर की धसी हुई हैं, तो आपको एक शैडो इफेक्ट आता है, यानी कि लाइट आपको पड़ रही है लेकिन वो हाँ, रिफ्लेक्ट बैक नहीं ओके, हो रही है, तो इसकी वजह से नीचे से आंखें जो है वो काली दिखती हैं। उसमें फिलर इंजेक्शन किए जाते हैं, क्योंकि ओके। यहाँ की हॉलोनेस को हमने कवर अप करना होता है। हुँ, तो उससे भी आपको 20 to 30% इम्प्रूवमेंट आ जाती है। और फिर जो लोग आई क्रीम्स यूज करते हैं, आई क्रीम्स फ्रैंकली सिर्फ हाइड्रेट करती हैं आपकी स्किन को। हम लोग भी देते हैं आई क्रीम्स, पर वो क्या करती है, काफी बार स्किन इतनी डिहाइड्रेटेड होती है कि वो, बिकॉज आईज के आगे पीछे की स्किन थोड़ी पतली होती है, तो डिहाइड्रेशन की वजह से वो इरिटेटेड रहती है और ज्यादा पिगमेंट बनाती है। तो सिंपल मॉइस्चराइजेशन एंड हाइड्रेशन से भी लाइट किया जा सकता है, हुँ, बट ओनली 20 to 30%। आई क्रीम सिर्फ 20 से 30% काम करती हैं, उससे 20% ज़्यादा। भी मैक्सिमम काम करते हैं, उससे ज्यादा नहीं। ओके, ओके, ओके। सो हम जो फेस मास्क वगैरह लगाते हैं फॉर ट्रीटिंग द डार्क स्पॉट्स, तो उससे जाता है डार्क स्पॉट्स या नहीं? नहीं, फेस मास्क से नहीं जाता। फेस मास्क आपको सिर्फ हाइड्रेशन दे सकता है, हुँ, ठीक है? तो लेकिन मार्क्स को ट्रीट नहीं कर सकता है। मार्क्स के लिए क्रीम्स आती हैं, बहुत अच्छी क्रीम्स आती हैं, सिंपल फार्मेसी बेस्ड भी आती हैं। ओके। वो यूज़ करना है, वो जहाँ पे स्पॉट्स होते हैं वहीं पे लगाना होता है हुँ, और आपके मार्क्स लाइट होना स्टार्ट हो जाएँगे। हुँ। बट वी शुड कंसल्ट द डॉक्टर येस, और ऑफ कोर्स। डर्मास। क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है कि आपको समझना है कि आजकल इतना एडवांस हो गया है ब्यूटी इंडस्ट्री कि काफ़ी बार उन्होंने एक प्रोडक्ट में 10 चीज़ें डाल दी होती हैं। अब उस 10 में से आपको किसी से भी इरिटेशन हो सकती है ना। हुँ, जैसे आप लाइटनिंग क्रीम्स में विटामिन सी डालते हैं, कोजिक एसिड डालते हैं, टेनेक्समिक एसिड डाल देते हैं, लिकोराइस एक्सट्रैक्ट डाल देते हैं, नाइसिनामाइड डाल देते हैं, हुँ, 15 चीज़ें तो डाल दी हैं। उसके साथ में उसका प्रिजर्वेटिव्स भी होते हैं 5-10। हुँ, तो वो जो प्रोडक्ट है वो पहले ही इतना हेवी है कि जब आप लगाओगे आपको किसी भी एक चीज़ से रिएक्शन हो सकता है, ठीक है? ओके। तो इसीलिए एक डर्मैट को कंसल्ट करना ज़रूरी है, बिकॉज़ वो आपको आपकी स्किन देख के आपको बता सकते हैं कि कौन-सी चीज़ इस पे काम करेगी। और फ्रैंकली पिगमेंटेशन काफ़ी बार जब मैंने देखा है पर्सनली ऑल्सो कि इसमें काउंसलिंग बहुत इम्पोर्टेंट होती है सबसे ओके। ज़्यादा। क्योंकि आधे टाइम पे पेशेंट आपको नहीं बताते हैं कि वो घर पे क्या यूज़ कर रहे हैं। हुँ, वो घर पे कोई अपना मास्क भी लगा रहे हैं, किसी ने बोल दिया, मासी, नानी किसी ने बता दिया कि ये लगा लो, तो इससे बेटर हो जाएगा। जैसे टमाटर लगा लो, पपाया लगा लो। तो आप वो फ्रूट जूस यूज़ करें। फ्रूट जूस क्या हुआ, थोड़ा एसिडिक हो गया, हुँ, हुँ, ठीक है? वो आप यूज़ कर रहे हो। फिर आपको एक डॉक्टर ने दवाई दी, आप वो भी यूज़ कर रहे हो और फिर आप आ जाते हो रैश लेके कि डॉक्टर आपकी दवाई से तो रैश हो गया। पर वो तो होगा ना, क्योंकि मैंने तो आपको एक होम प्रोडक्ट तो बोला ही नहीं यूज़ करने के लिए। हुँ, सो उससे क्या रहता है कि जब भी हम कोई ट्रीटमेंट देते हैं मिलाज़्मा का, तो काउंसलिंग बहुत इम्पोर्टेंट होती है कि प्लीज़ आप कुछ भी मत यूज़ करो घर पे। हुँ, जो भी प्रोडक्ट हमने दिया है बहुत कम क्वांटिटी में स्टार्ट करो, बिकॉज़ एज़ अ पर्सन वी आल्सो डोंट नो कि आपको ये कितना सूट करेगा। सेफ्टी प्रोफाइल सबकी होती है, हुँ, पर 100 में से 2 लोग तो हो सकते हैं ना जिनको रिएक्शन हो जाए। हुँ। सो इसलिए काउंसलिंग इज़ इम्पोर्टेंट कि अगर कोई भी इरिटेशन होती है, तो इमीडिएटली उसको रिमूव करो, मॉइस्चराइज़ करो, यू कैन डू अ लिटिल बिट ऑफ आइसिंग एंड देन यू कम बैक टू अस। वी विल जस्ट गिव यू समथिंग एल्स। ओके, आपको कोई और प्रोडक्ट दे देंगे मे बी जो बेटर सूट करता हो। ओके, ओके, ओके। अम, इज़ शुगर इज़ हार्मफुल फॉर आवर स्किन और नहीं? क्योंकि हम मुँह पर तो लगाते हैं, लेकिन खाते नहीं हैं। सो हाउ इट गोज़? ओके, सो शुगर लगाना भी और खाना दोनों ही हार्मफुल है फ्रैंकली, ठीक है? ओके। पहले खाने की बात करते हैं। शुगर में क्या होता है कि जब आप शुगर लेते हो तो आपका इंसुलिन स्पाइक अप होता है, ठीक हुँ, है? इंसुलिन हार्मोन जो है, उसकी वजह से ना वो कुछ चीज़ों को एक्टिवेट कर देता है जिससे आपका ऑयल प्रोडक्शन बढ़ सकता है, ठीक है? और उस ऑयल प्रोडक्शन की वजह से आपको एक्ने हो सकता है, पिंपल, ओके। ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स, ये सब होता है। दूसरा इसी की वजह से ज़्यादा शुगर इनटेक की वजह से भी, बिकॉज़ इट इज़ एसोसिएटेड, देयर वाज़ अ रिसर्च जिसमें इसको एसोसिएट किया था कि अर्ली रिंकल्स वगैरह भी आते हैं अगर आपकी बहुत ओके। हाई कैलोरिक डाइट है तो, जिसमें शुगर इज़ अ पार्ट ऑफ इट। तो डेफिनिटली इट इज़ नॉट गुड फॉर द स्किन। हुँ, और बहुत लोग अगर आप देखोगे जो कि बहुत बेसिक खाना खाते हैं, सात्विक खाना, इवन हुँ, वेजिटेरियन या हुँ, हुँ, वीगन, जो वीगनिज़्म आजकल चला है, तो वो उनकी डाइट भी इतनी अच्छी होती है जिसमें की वजह से आपका स्किन बहुत अच्छा ग्लो करता है, हुँ, ठीक है? सो शुगर इज़ अ डेफिनिट नो। सेकेंडली लगाने की अगर हम बात करते हैं तो शुगर में बेसिकली पार्टिकल्स होते हैं, ठीक हुँ, है? जैसे शुगर स्क्रब्स आते हैं, बाकी सब आता है, वो यूज़ करते हैं। लेकिन वो बहुत रॉ फॉर्म होती है, अगर आप उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखो तो उसके बड़ी शार्प एजेस होंगी, ठीक हुँ, है? तो वो जो शार्प एजेस आप लगा के अपने फेस पे ऐसे-ऐसे करके पूरा फ्रिक्शन के साथ मसाज कर रहे हो, तो शायद वो पहली बार में कुछ ना करे, लेकिन आपकी स्किन को सेंसिटिव कर दे फॉर समथिंग एल्स, ओके। ठीक है? और फिर आप कोई भी प्रोडक्ट उसके ऊपर यूज़ कर रहे हो, आपने कोई सीरम लगा लिया, कोई नाइसिनामाइड लगा लिया, सैलिसिलिक एसिड लगा लिया, तो वो इरिटेट कर देगा, क्योंकि स्किन के ऊपर माइक्रोस्कोपिक कट्स हैं, छोटे-छोटे कट्स हैं, और उसके ऊपर आपने कोई भी चीज़ ऐसी लगा दी जो कि इरिटेट कर दे।
तो ओके। इसीलिए इट इज नॉट रिकमेंडेड। जैसे आई नो लिप स्क्रब के लिए शुगर बोला जाता है, बट दैट इज बिकॉज व्हेन यू हैव चैप्ड लिप्स ना, आपके बहुत ही ज्यादा चैप्ड लिप्स हैं, डेड तो वो लिप्स। डेड हाँ। डेड स्किन को रिमूव करने के लिए वो किया जाता है। बट अगर आपकी स्किन बिल्कुल नॉर्मल है तो फिर आपने क्यों यूज करना है? Dairy products, is it good for skin or not? डेयरी प्रोडक्ट्स का काफी डिबेटेबल रहता है फ्रैंकली। आई हैव आल्सो हैड पेशेंट्स जिनका मैं डेयरी बंद करवाती हूँ, तो नेक्स्ट डे उनकी मम्मीज आ जाती हैं कि आपने तो दूध बंद करा दिया। सो इसमें क्या रहता है कि सी पहले तो कॉन्सेप्ट समझना है कि डेयरी हम क्यों बंद करा रहे हैं। पहले लोगों के पास हर घर में गाय होती थी, ठीक है। सो उसी से दूध आता था, बच्चे भी उसी के साथ खेल रहे थे, उसका काफ होता था, ठीक है, जो गाय का बछड़ा होगा तभी तो गाय दूध बनाएगी। तो उसके बाद में सो इट वाज अ वेरी पॉजिटिव एनवायरनमेंट फर्स्ट। सेकेंडली आपका बैक्टीरियाज एक दूसरे के साथ ट्रांसफर हो रहे होते हैं, ठीक है। सो जिसकी वजह से आपकी एक इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। तो उस गाय का दूध उस घर के बच्चों को सूट करता था, ठीक है। आपको कोई भी अलग से कुछ ऐसे चीजें नहीं खिलाई जाती थी कि आपका मिल्क प्रोडक्शन बढ़े। जैसे कि आजकल हार्मोन्स दिए जाते हैं, चारे में डाला जाता है कि वो बीमार ही ना पड़े, एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं, क्योंकि गाय बीमार पड़ गई तो 10-15 दिन तो दूध नहीं आएगा, उसका काम कैसे चलेगा जो दूध बेच रहा है, ठीक है। सो आपको एंटीबायोटिक्स खिलाई जा रही हैं काफी बार। और हर एक गाय जो होती है, जब आप अगर आपने कभी देखा होगा कि उससे दूध निकालते हैं तो वो हर टाइम सेम नहीं होता है, ठीक है। अब लेकिन बिकॉज उस गाय पर एक घर चल रहा है पूरा, एक फाइनेंशियल डिपेंडेंस है, तो वो फिर भी उससे ट्राई करेंगे कि और दूध आए। तो काफी बार दूध के साथ में पस आता है, ब्लड आता है, काफी बार वो मशीन्स लगाई होती है ना जिनसे आता है। तो मशीन्स तो ह्यूमनली वो नहीं, सर्वेलेंस में नहीं है ना, ह्यूमन सर्वेलेंस में नहीं है। तो उसकी वजह से काफी बार वो बस निकाल रहे हैं तो उसमें से कुछ भी नहीं आ रहा है, सिर्फ एक फ्लूइड पास आउट हो रहा है। तो उसमें उसकी वजह से ये जो मिल्क है ये उतना प्योर नहीं रहा जितना पहले होता था, और उतना न्यूट्रिशियस भी नहीं रहा, ठीक है। सो बिकॉज इट ऑलरेडी हैज हार्मोन्स इन इट, फिर उसके बाद एंटीबायोटिक के इम्यूनोग्लोबिन्स वगैरह जो भी होते हैं वो सब निकलते हैं उसके अंदर। और फिर जिस तरीके का आप चारा खिला रहे हो उसमें कितने पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर हैं, तो वो सारा का सारा मिल्क में आ रहा है। वही वही दूध आप भी अपने बच्चों को दे रहे हो, तो उसकी वजह से भी इश्यूज हो सकते हैं। जैसे एक फीमेल हु हैज पीसीओएस, उसके लिए तो हम सबसे पहले दूध बंद कराते हैं, क्योंकि अगर वो हार्मोन वाला मिल्क पी रही है उसके हार्मोन्स कैसे रेगुलेट करेंगे हम। सो दिस इज द रीजन। इट्स नॉट दैट मिल्क इज अनहेल्दी, इट इज जस्ट वो जो प्रिक्योरमेंट है अब उतनी अच्छी नहीं रही है, तो इसकी वजह से मिल्क अनहेल्दी हो गया। ओके, ओके। सो अभी हम हेयर पे आते हैं। मोस्ट कॉमन आपके पास ट्रीटमेंट के लिए कौन लोग आए हैं जिनके बाल झड़ते हैं या फिर कुछ और इशू होता है, तो आप मुझे थोड़ा बता सकते हैं। पहले तो हेयर फॉल होता कैसे है? आई थिंक सबसे कॉमन हेयर फॉल इश्यूज वाले ही हैं, एंड इट इज इक्वलेंट इन फीमेल्स एंड मेल्स, ठीक है, बराबर के आते हैं। ऐसा नहीं है कि फीमेल्स को कम होता है, उनको भी बहुत ज्यादा हेयर फॉल होता है। मेल्स में तो हम देखते ही हैं क्योंकि बॉल्डनेस वगैरह दिख जाती है, तो वो केसेस सबसे कॉमन है। दूसरा, हेयर फॉल होता क्यों है? सबसे पहला तो अगर आपको फैमिली हिस्ट्री है, आपके, और वो जरूरी नहीं कि सिर्फ फादर वाली साइड, बहुत टाइम पे तो ये मदर वाली साइड से ही होता है, मेजरली मदर वाली साइड से ही आता है। तो आपका मामा वाली साइड अगर किसी को हेयर फॉल का हिस्ट्री है या बॉल्डनेस है तो आपको भी रहेगा, मतलब देयर इज अ ट्रिगरिंग फैक्टर आपको रहेगा, आपके अंदर जीन्स है, वो कभी भी एक्टिवेट हो जाएगा तो हेयर फॉल होने का चांस हो सकता है। उसको हम मेल या फीमेल पैटर्न बॉल्डनेस या एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया बोलते हैं। दूसरा आता है जो कि कभी आप बीमार हो गए, ठीक है, तो उसकी वजह से हेयर फॉल होता है। तो जैसे आप 1-2 महीने के लिए बीमार है, किसी को टाइफाइड हो गया, जॉन्डिस हो गया, डेंगू हो गया, तो उसके बाद इमीडिएटली बहुत हेयर फॉल होता है, पर वो उसको हम टेनोजन एफ्लूवियम बोलते हैं। वो सेल्फ लिमिटिंग होता है, यानी कि वो खुद ही 2-3 महीने में ठीक हो जाएगा। वो इसीलिए उस टाइम पे हेयर फॉल हो रहा होता है क्योंकि आपकी बॉडी बहुत वीक हो गई होती है। तो उस टाइम पे बॉडी का भी एक सिग्नल होता है कि अभी अच्छे दिखना जरूरी नहीं है, अभी तो इंटरनल ऑर्गन्स को बचाओ, तो आपका हेयर फॉल होता है, ठीक है। मतलब आपकी ब्लड सर्कुलेशन जो होती है वो सारी आपके इंटरनल ऑर्गन्स पे जाती है, और बाकी चीजें, योर नेल्स, योर हेयर, योर स्किन इज नॉट इम्पोर्टेंट। तो चेहरा बोलते हैं ना, बीमार हुए तो चेहरा उतर गया, वैसा ही रहता है। फिर तीसरी चीज आती है आपकी डाइट। अगर आपकी डाइट में आयरन कम है, ओके, सो प्रोटीन कम है, ये 2 मेजर फैक्टर्स होते हैं हेयर फॉल के लिए। सो ये लेना बहुत जरूरी होता है। बहुत लोग, मैंने सुना है, देखा भी है कि बायोटिन खाते रहते हैं, हेयर फॉल हो रहा है बायोटिन खाओ, बट बायोटिन अकेला क्या करेगा, ठीक है। आपकी डाइट में प्रोटीन होना जरूरी है, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आयरन स्टडीज आपकी होना चाहिए उस टाइम पे। या फीमेल हु हैज लो एचबी लेवल्स, उसको ज्यादा टेंडेंसी रहेगी हेयर फॉल की, उसके बाल पतले रहेंगे, ठीक है। पीसीओएस में या बहुत सारे जिनको हार्मोनल प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उनमें हार्मोन्स ऊपर नीचे हो जाते हैं, जिसकी वजह से भी हेयर फॉल होता है। स्ट्रेस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है फॉर हेयर फॉल।
अगर आपका स्ट्रेस लेवल्स बहुत हाई है, आपको नींद टाइम पे नहीं आती है, तो उसकी वजह से भी आपको हेयर फॉल होता है, क्योंकि स्ट्रेस में भी अगेन बॉडी इज अंडर स्ट्रेस। अच्छे दिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगेन बॉडी को लगता है कि अभी तो इंटरनल ऑर्गन्स बचाओ, ब्रेन को दो, हार्ट किडनीज को बचाओ, तो उसकी वजह से भी बहुत हेयर फॉल होना स्टार्ट हो जाता है। ओके। ठीक है। आपने जैसे प्रोटीन के बारे में बात की, कोई प्रोटीन नहीं खा रहा है बट लगा रहा है, फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि लोग एग लगाते हैं, दही लगा लेंगे या फिर नींबू लगा लेंगे, उससे हेयर फॉल रुकता है? नहीं, आपके जो बाल है वो डेड है, ठीक है, दिस इज ये डेड एलिमेंट है। ये अब आप इसके ऊपर कुछ भी लगाओ, वो क्या एब्जॉर्ब करेगा ना, उस वो खाओगे तो आप न्यूट्रिशन तो आप एब्जॉर्ब करोगे, बाल थोड़ी ना न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करेगा। सो लगाने से फ्रैंकली कुछ नहीं होता है। हाँ, इनमें मॉइस्चराइजिंग फैक्टर्स होते हैं, जैसे अगर हम एग की बात करें या कुछ, तो उससे कहते हैं ना बाल थोड़े शाइन कर रहे हैं, तो ये वो बिकॉज दे इट इज जस्ट लाइक अ मास्क। जैसे आपने बाहर से कोई किसी कंपनी का मास्क उठाया और बालों में लगा दिया, जिससे थोड़ी शाइन आ गई, तो वो वही करेगा, लेकिन वो आपके बालों को झड़ना नहीं रोक सकता। झड़ने के लिए हमें रूट को टारगेट करना पड़ता है। ओके। और रूट कैसे टारगेट हो सकता है? विद मेडिसिन। ठीक है, दवाइयाँ लगाने वाली, खाने वाली, इंजेक्टेबल्स आते हैं, पीआरपी या ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेट बोलते हैं हम उनको, तो उनसे आपके बाल झड़ना रोक सकते हैं। और अगर आपको लेकिन फैमिली हिस्ट्री है, हम उसको रिवर्स नहीं कर सकते, हम उसको बस स्लो डाउन कर सकते हैं। ओके। तो ऑयलिंग हेल्प करता है? ऑयलिंग हेयर ग्रोथ में हेल्प करता है, लेकिन आपको हेयर फॉल नहीं होना चाहिए उस टाइम पे जब आप कर रहे हो। यानी कि आपको ऑयलिंग आप तब करो जब आपको कोई एक्टिव हेयर फॉल ना हो। आपके बाल नहीं झड़ रहे हैं और आप ऑयलिंग कर रहे हो, तो आपके बाल और झड़ेंगे। उससे और झड़ते हैं? इससे और झड़ते हैं। क्यों? क्योंकि आपका पहले तो हेयर फॉलिकल वीक हो गया है। आपने ऑयल लगाया, मसाज करी, वो फ्रिक्शन की वजह से वो वीक हेयर फॉलिकल निकल जाएगा। दूसरा, जब वो बेसिकली वीक हो जाता है, तो आपका जो रूट होता है वो थोड़ा सा सुकड़ जाता है, ठीक है, श्रिंक हो जाता है। फिर उसमें वो आप ऑयल का पार्टिकल डाल रहे हो जो उसको पुश आउट करेगा। तो तभी अगर आप सोचो, जब आप 7-8 दिन के बाद कभी बाल धोते हो, तो आपको बहुत मैसिव हेयर फॉल होता है। दिस इज बिकॉज ऑफ द ऑयल बिल्डअप। सो अगर आपको हेयर फॉल है, सबसे सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपने ऑयल नहीं बनने देना है सर पे, और ऑयल लगाने से काम नहीं चलेगा। हाँ, जैसे जो ऑयल्स बहुत सारी कंपनीज क्लेम करते हैं, बहुत सारे घर के नुस्खे होते हैं जो क्लेम करते हैं कि इससे हेयर फॉल रुकता है। हेयर फॉल नहीं रुकता है, हेयर ग्रोथ होगी, डेफिनेटली होगी हेयर ग्रोथ, क्योंकि आप चम्पी दे रहे हो, आप मसाज कर रहे हो, उसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ती है, तो हेयर ग्रोथ होती है। लेकिन एक्टिव हेयर फॉल के टाइम पे आपने ऑयलिंग नहीं करनी। ओके। तो अगर ऑयलिंग नहीं करेंगे तो डैंड्रफ या फिर ड्राई स्कैल्प हो जाता है, तो उसको फिर ट्रीट कैसे करते हैं? ड्राई स्कैल्प के लिए, अगर आपका स्कैल्प ड्राई रहता है, ऑयलिंग इज गुड। डैंड्रफ के लिए ऑयलिंग इज नॉट गुड। डैंड्रफ जो होता है, काफी बार ड्राई फ्लेक्स होते हैं, काफी बार ये बिकॉज ऑफ अ फंगल इन्फेक्शन होता है। डैंड्रफ इज ओके। अ फंगल इन्फेक्शन जो आपके स्कैल्प पे होती है। ठीक है, आपने कोई खाना बनाया तेल में, उसको 3-4 दिन बाहर रख दिया, क्या ग्रो करेगा उस पे? फंगस। फंगस, है ना? तो फंगस ऑयल पे ग्रो करता है। अब आप उसी फंगस पे आप तेल लगा रहे हो, तो वो तो ग्रो करेगा ना। सो डैंड्रफ काफी बार इसी वजह से ट्रीट नहीं हो पाता, क्योंकि आप उसी डैंड्रफ पे बार बार ऑयल लगाते हो। डैंड्रफ थोड़ा इची होता है, तो ऑयल लगाने से वो आपको एक फील गुड फैक्टर देता है। आपको लगता है अच्छा, ये मेरे को थोड़ा बेटर लग रहा है, क्योंकि अब मैंने ऑयल लगा लिया, थोड़ा सा जलता है, थोड़ा सा आपको लगता है कि पता नहीं अभी मेरा बेटर हो रहा है, पर उससे बेटर नहीं होता है। ऑयलिंग की वजह से डैंड्रफ और बढ़ता है। ठीक है, ओके। तो डैंड्रफ को अगर ट्रीट करना है, तो एंटी डैंड्रफ शैम्पूज वर्क द बेस्ट, वो सबसे ओके। अच्छा काम करते हैं। ओके। सो ये कितनी देर तक ट्रीट हो जाता है या? डैंड्रफ एक्चुअली जब आप एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज करते हो, आपको 1 या 2 बारी में भी वो इम्प्रूव हो जाएगा। एक जो मेजर प्रॉब्लम आती है हमारी जैसी कंट्री में, वो ये है, जैसे वी हैव 4 वेदर्स ना, तो जब आप देखोगे कभी आपका ऑटम आ रहा है, तो विंटर्स आ रहे हैं, तो हाँ। डैंड्रफ बढ़ गया, किसी किसी को स्प्रिंग टाइम पे डैंड्रफ बढ़ गया, तो क्या होता है कि स्किन को एडजस्ट करना पड़ता है 4 बारी अकॉर्डिंग टू द वेदर। ओके। ठीक है, बहुत हार्श विंटर्स, बहुत हार्श मॉनसून्स, तो उसकी वजह से स्किन इरिटेट होकर डैंड्रफ बनाते हैं। इसलिए जिसको डैंड्रफ की प्रॉब्लम होती है, वो काफी हद तक चली जाती है, पर उसको एंटी डैंड्रफ शैम्पू फिर भी यूज करना पड़ेगा। ओके। ओके। सो ये हेयर फॉल प्रॉब्लम सिर्फ हमारे जैसे टीन्स को नहीं है जो जंक बहुत कंज्यूम करते हैं, उनको भी है जो प्रेग्नेंट वुमेन है या फिर उन्होंने अभी अभी डिलीवरी किया है, फिर उसके बाद उनको हेयर लॉस हो जाएगा, तो हाउ यू ट्रीट दैट? अच्छा, तो प्रेगनेंसी में क्या होता है, बहुत लोगों को हेयर फॉल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी नहीं होता है बिकॉज ऑफ द हार्मोन्स। ओके, तो बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं उस टाइम पे। फिर वंस यू डिलीवर, तो वो हार्मोन्स पूरे ऊपर नीचे चले जाते हैं। ठीक है, एक आपका जो प्रेगनेंसी के लिए हार्मोन होता है, प्रोजेस्टेरॉन वगैरह, तो उनके सबके लेवल्स नीचे आना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो उस टाइम पे आपको हेयर फॉल होगा। दूसरा, बिकॉज योर बॉडी हैज गॉन अंडर स्ट्रेस ना, चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो चाहे सिजेरियन हो,
तो भी बिकॉज एंड देन उसके बाद द फीमेल आपकी बॉडी हल्की सी वीक होती है, हम्म। तो आपको अगले 2-3 महीने तक हेयर फॉल रहता है एंड इट इज नेचुरल एंड इट इज एक्सट्रीमली नॉर्मल। नॉर्मल। हाँ, ओके। तो अगर आपका वो हेयर फॉल बहुत ज्यादा बढ़ गया है या आपको कहीं बॉल्ड पैचेस दिख रहे हैं, तो आप ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दो। ट्रीटमेंट में उस टाइम पे हम लोग फीमेल्स को बस लगाने के लिए कुछ सेफ जैसे मल्टीविटामिन सिरम्स आते हैं वो देते हैं लगाने के लिए, ड्रग बेस नहीं देते हैं, ठीक है। दूसरी चीज डाइट, सो पोस्टनेटल जो मल्टीविटामिन बोलते हैं ना कि आयरन लो, कैल्शियम लो, जो कि बहुत लड़कियां नहीं लेती हैं, हम्म। वो लेना चाहिए, ठीक है, बिकॉज हम्म। आपको ब्रेस्ट फीड भी कराना है, आपको अपनी बॉडी में भी न्यूट्रिशन चाहिए। तो अगर आप नहीं लोगे तो वीक हो जाओगे, हम्म। ठीक है। सो अगर आप वो भी कंटिन्यू करते हो तो भी आपका हेयर फॉल कंट्रोल किया जा सकता है, और 2-3 महीने में ये खुद ही ठीक हो जाता है। ओके, जो मैसिव नेचुरली। हेयर फॉल होता है वो नेचुरली खुद ही ठीक हो जाता है। ओके। सो हम देखते हैं जब बॉल्ड होते हैं स्पेशली मेन, उनकी रूट्स ही चली जाती हैं, हम्म तो इज इट पॉसिबल कि वो वापस आ सकती हैं या नहीं आ See, सकते? वो डिपेंड करता है, जैसे मैंने बताया, अगर मेल पैटर्न बॉल्डनेस है तो सबसे पहले तो आपको एक एम एम शेप बन जाती हाँ है यहाँ हाँ पे, है हाँ। ना। यहाँ पे से 2 हॉर्न्स बन यहाँ जाते से हैं, यहाँ से बिल्कुल। आपकी हेयरलाइन रिसीड हाँ। कर जाती है सब, फिर आपके जो है बाल वो इधर रहते हैं, हम्म। यहाँ पे थोड़े से रह जाती हैं, और फिर ये भी निकल जाते हैं, और फिर सिर्फ ये इतना हम्म। पोर्शन रह जाता है पीछे का, तो इसको हम ऑक्सीपिटल हेयर कहते हैं। ये हेयर जो होता है ये हमेशा रहता है यहाँ पर। अगर आप देखेंगे जिनका पूरा बॉल्डनेस भी हो गई यहाँ से, उनको हमेशा ये वाले बाल हम्म। रहते हैं, क्योंकि ये जो रूट है ये आपका डिपेंडेंट नहीं होता है, आपके हार्मोन्स पे, एंड्रोजन्स पे डिपेंडेंट नहीं रहता है, ठीक है। तो अगर आपका रूट चला गया है एक बार, निकल गए बाल, निकल गए, तो वो वापस नहीं आएगा। यानी कि अगर आपका बाल यहाँ से, जैसे यहाँ से अभी यहाँ पे तो कोई रूट नहीं है, बाल बिल्कुल यहाँ पे आपकी स्किन दिखती है, हम्म। तो यहाँ पे हम बाल ग्रो नहीं करा सकते। ओके। इसका एक ही तरीका है, हेयर ट्रांसप्लांट। हेयर ट्रांसप्लांट में आपका एक हेयर फॉलिकल यहाँ से निकाला जाता है और उसे यहाँ इंजेक्ट किया जाता है, यानी कि यहाँ से निकाल के यहाँ पे उसको प्लेस कर देते हैं, जिससे आपके बाल बढ़ जाते हैं। लेकिन आप बोलो कि अब आपको बिल्कुल ही, ये मैं उनकी बात कर रही हूँ जिनका रूट नहीं है, जिनकी बिल्कुल स्किन है नीचे, आप बोलो कि उसके ऊपर हम दवाई लगाएंगे, पीआरपी कराएंगे, तो नहीं बाल आएगा। पीआरपी जो है या ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेट जो है, ये तभी काम करता है अगर आपका रूट है नीचे, अगर रूट नहीं है ये काम नहीं करेगा। ओके। ओके। सो कोई घर के नुस्खे जो डर्मेटोलॉजिस्ट या फिर डॉक्टर सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, सो अगर आपको कोई कुछ रिकमेंड करना है जो आप घर पे रह के कर सकते हो अपना बालों का ट्रीटमेंट, तो वो क्या होगा? घर डाइट अपनी इम्प्रूव करो, प्रोटीन खाओ अच्छे से। हर चीज डाइट से ठीक हाँ, होगी। डाइट से तो बहुत इम्पोर्टेंट है, हाँ, बिकॉज दैट इज वन रीजन हम्म। कि आपको क्यों ये प्रॉब्लम्स आती है ना। तो हेयर फॉल के लिए तो प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है, सो प्रोटीन खाना स्टार्ट करो, आपको हेयर फॉल में डिफरेंस दिखेगा 2-4 महीने में। एंड बाय प्रोटीन आई मीन कि आप नेचुरली लो, ठीक है। हम्म। बहुत लोग वे प्रोटीन्स पे चले जाते हैं कि प्रोटीन बोला तो वे प्रोटीन खाओ, हम्म। प्रोटीन पाउडर्स लो, वो आपकी लिवर को अफेक्ट करता है, सो उसकी वजह से हो सकता है आपको लिवर इश्यूज होना स्टार्ट हो जाएंगे, जॉन्डिस का प्रॉब्लम होता है किसी किसी को, ठीक है, यूरिक एसिड बढ़ सकता है। तो बेटर इज दैट एक जो होम कंजप्शन होती है, जैसे एग्स खाओ, पनीर खाओ, बॉडी वेट के हिसाब से आपको प्रोटीन लेना चाहिए। रिकमेंडेड डोजेज है 0.8 to 1 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट। फॉर एग्जाम्पल आप 60 केजी हो तो 55 to 60 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन खा लो दिन में। ओके। वो आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो एग है वो आपको आई थिंक 6 ग्राम तक प्रोटीन देता है, तो 2 एग्स 12 ग्राम प्रोटीन दिन में क्या करेगा ना, जिसको 60 खाना है। हम्म। तो आपको अपना प्रोटीन डाइट उस तरीके से रखनी पड़ेगी हम्म। कि, और दालों में हमें इतने प्रोटीन्स आते हैं, ठीक है, राजमा, ये चिकपीस जो होते हैं, छोले जिनको हम बोलते हैं, इनमें इतना प्रोटीन है, तो उस तरीके से थोड़ा सा डाइट इंप्रूव कर लो तो उससे हेल्प हो जाएगी। ओके। ओके। सो मैं ये बोल सकती हूँ कि हर चीज ट्रीटेबल है आपके क्लिनिक में, या आप नहीं, कुछ चीजें हैं जो ट्रीटेबल नहीं है? स्किन के जो डिसऑर्डर्स होते हैं उसमें कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका कोई क्योर नहीं होता है, जैसे ओके। सोरियासिस हो गया, ठीक है, विटिलिगो हो गया, मेलाज्मा हो गया। हम्म। क्योर का मतलब है कि इसको हम 100% नहीं कर पाएंगे, हम्म। लेकिन इसको मैनेज किया जा सकता है। मैनेज का मतलब है इसको 100% मैनेजमेंट है, ये बिल्कुल जा भी सकता है, बट इट कैन ऑलवेज कम बैक। हम्म। सो आई वुड नॉट से कि 100% ट्रीटेबल चीजें हैं, लेकिन 100% मैनेजमेंट जरूरी है। ओके। विटिलागो ट्रीटेबल है? विटिलिगो डिपेंड करता है कि उसके ट्रीटमेंट्स आते हैं, ऑफ कोर्स उसको हम लोग रोक सकते हैं अगर जल्दी आपने, जैसे किसी को बहुत पुराना विटिलिगो है, वो 35-40 साल के बाद उसका ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो नहीं, बट अगर आपको इमिडिएटली, जैसे किसी को वाइट पैचेस वगैरह दिखते हैं, काफी बार वो विटिलिगो भी नहीं होता है, काफी बार हम उसे ल्यूकोडर्मा या वाइट पैचेस, हाइपोपिगमेंटेड पैचेस वगैरह होते हैं, तो उनका ट्रीटमेंट होता है। उसे आप रिवर्स भी कर सकते हो, उसमें आप उसे रोक भी सकते हो, लेकिन आइडियली उसका ट्रीटमेंट एक डर्मेट से ही करवाना चाहिए, किसी डॉक्टर से ही करवाना ओके। चाहिए।
क्योंकि बहुत लोग खुद के नुस्खे करते हैं, क्वैक्स के पास जाते हैं, तो वो वैसा नहीं होना चाहिए। ओके, हाउ इट हैपेंस, हम ऐसे सुनते हैं कि फिश और जब दूध का कॉम्बिनेशन होता है तो तब शुरू हो जाता है, या फिर ऐसा ऐसा नहीं होता है, इट इज़ अ मिथ एक्चुअली कि हाँ, विटिलिगो में कुछ डाइट रिस्ट्रिक्शंस की जाती हैं, पर ऐसा नहीं होता। अगर आप देखोगे बंगाली तो फिश एंड दूध में ही सब कुछ बनाते हैं, फिर तो उनको सबको होना चाहिए। जी। ऐसा नहीं होता, कुछ डाइट रिस्ट्रिक्शंस हम लोग बोलते हैं उसमें, बट इट इज़ नॉट रिलेटेड विद मिल्क एंड फिश। हम आजकल वेट लॉस पे भी बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट्स चल रहे हैं। लोग नेचुरली करने की ट्राई करते हैं, लेकिन कुछ-कुछ के लिए, जैसे आपने बोला कि अगर फैमिली से आ रहे हैं तो बहुत इश्यू रहता है कम करने का। और कितने नेचुरल हैं, कितने रिलायबल हैं, हम कुछ रिलाय कर सकते हैं, या फिर हमें लगता है कि वापस आ जाएगा या फिर उससे वर्स्ट हो जाएगा, तो कुछ आप मिथ बर्स्ट करें? वेट लॉस के लिए आजकल क्लिनिक्स में, एस्थेटिक क्लिनिक्स जो हैं, उनमें बहुत सारे ट्रीटमेंट्स अवेलेबल होते हैं। इनमें आई थिंक एक जो प्रॉब्लम वो ये है कि वेट लॉस का जो कैंडिडेट होता है, उसका वेट हल्का-सा ही बढ़ा होता है। ओके, अगर एक ऐसा कैंडिडेट आ जाए जिसका वेट अपने नॉर्मल बॉडी वेट से 30 या 40 केजीज़ है, ओके, आइडियली उसका आप मशीन्स के थ्रू नहीं कर सकते। तो ओके, उसमें डाइट ही इम्प्रूव करनी चाहिए। डाइट एंड वर्कआउट वेरी इंपॉर्टेंट। ये दोनों चीज़ें अगर साथ में चल रही हैं और फिर अगर आपका वेट थोड़ा-सा ज़्यादा है, यानी कि आपको कुछ पॉकेट ऑफ फैट्स हैं, जैसे बहुत लोग वेट लॉस तो कर लेते हैं लेकिन पेट पे थोड़ा फैट रह जाता है, लव हैंडल्स हो जाते हैं, थाइज़ का इश्यू है या आर्म्स का इश्यू है, तो वहाँ पर आपको ये मशीन्स का यूज़ करना चाहिए, बिकॉज़ ये क्या करती हैं, ये हेल्प करती हैं हल्का-सा फैट को मेल्ट करने में। सो इसमें भी 2 टाइप के ट्रीटमेंट्स आते हैं। एक आते हैं हाई इंटेंसिटी फोकस्ड अल्ट्रासाउंड और दूसरा आता है क्रायोलाइपोलिसिस, यानी कि हीट और कोल्ड मेथड से किया जाता है। ओके, ये काम करते हैं फ्रैंकली, लेकिन इसमें कैंडिडेट जो है वो चूज़ करना बहुत इम्पोर्टेंट रहता है कि आप सही कैंडिडेट यूज़ करें, क्योंकि बहुत जगह पे इट इज़ जस्ट अ स्कैम। बहुत लोग पैसे बर्बाद करते हैं, उनको लगता है कि हम लोग 120 के हैं तो हम लोग इस मशीन के थ्रू 80 के हो जाएँगे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है? ओके, वो सिर्फ़ आपको एक इंच लॉस देगा, आपके जो फैट सेल्स हैं वहाँ पे उनको डिस्ट्रॉय करेगा। लेकिन अगर आप उसी तरीके से खा रहे हैं, यानी कि आपने अपने खाने पे कंट्रोल नहीं किया है, आपने कोई अपना अ, ये एक्सरसाइज़ रूटीन नहीं रखी है, तो वो वेट आपको वापस आ जाएगा। ओके, सो वो किसी भी तरीके से, चाहे आप नॉन सर्जिकल जैसे मैंने बताया क्रायोलाइपोलिसिस या हाइफू, उसके थ्रू जा रहे हैं या अगर आप लाइपोसक्शन भी करा रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि वो वहाँ से वो फैट सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ओके, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ी से फैट सेल्स डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, बाकी तो वहीं पर हैं। तो जब आप वापस से खाना शुरू करते हैं, तो उस एरिया में तो फैट नहीं आएगा पर कहीं और आ जाएगा। ओके, So one thing is it is not a permanent treatment. Second is सबसे important है diet and your workout. And third, of course, these machines would help. ये आपको एक extra boost देंगी उन areas में जहाँ पे थोड़ा सा difficult हो गया है weight loss करना। पर आप सोचें कि आप कुछ नहीं करेंगे, बस यही machines help कर देंगी, तो वो नहीं होगा। ओके। तो इसकी वजह से स्किन लूज़ भी होना शुरू हो जाती है, तो इज़ इट ट्रीटेबल? सी जब आप वर्कआउट करते हो, तो जैसे आप बहुत मोटे थे पहले, तो आपकी स्किन स्ट्रेच हुई थी, ठीक है? तो जब वो लूज़ हो जाती है, तो उसके लिए ट्रीटमेंट्स आते हैं। वो आइडियली उसी टाइम पे करने चाहिए साथ-साथ। जब भी किसी का वेट लॉस वगैरह की प्रॉब्लम रहता है, उसमें 2 चीज़ें होती हैं, चाहे वो प्रेगनेंसी की वजह से हो या चाहे वेट गेन की वजह से। स्ट्रेच मार्क्स और लूज़ स्किन, हुँ, ठीक है? दोनों का ट्रीटमेंट है, लेकिन अगर उनको उसी टाइम पे किया जाए, जिस टाइम पर आपको ये स्ट्रेच मार्क्स वगैरह पड़ रहे हैं, यानी कि जब आप अपनी वेट लॉस जर्नी पे हो। तो स्किन को डेफिनिटली टाइट किया जा सकता है। बहुत सारी बहुत अच्छी मशीन्स हैं। वी आल्सो हैव वन ऑफ दोज़ मशीन्स जिनसे इमीडिएटली 2 टू 3 इंचेस का आपको फ़र्क दिख जाएगा पोस्ट ओके, ट्रीटमेंट, ओके? तो हम लोग उसको जैसे यहाँ फेस के लिए करते हैं, बॉडी के लिए करते हैं, जिनसे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। बट आइडियली अगर कोई बॉडी के लिए कराना चाहता है, तो जिस टाइम पे आप अपना वेट लॉस करा रहे हैं, तब करवाइए। बहुत लोग आते हैं 5-6 साल के बाद या 10 साल के बाद कि प्रेगनेंसी के बाद स्ट्रेच मार्क्स पड़ गए। उनका ट्रीटमेंट नहीं हो पाता बिकॉज़ स्ट्रेच मार्क्स जो हैं इट इज़ अ फॉर्म ऑफ अ स्कार टिश्यू, ठीक है? ओके, तो स्कार टिश्यू पे कुछ भी लगा लो, क्रीम्स लगा लो, ऑयल्स लगा लो, वो काम नहीं करेगा। उसको हमें वापस से ट्रीट करना पड़ता है और इम्प्रूवमेंट जो आती है वो सिर्फ 40% ही आती है। सो हुँ। आइडियली जिस टाइम पे पढ़ रहे हैं व्हेन द स्कार इज़ न्यू, उस टाइम पे अगर ट्रीटमेंट करा लो तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। तो जो क्रीम्स मिल रही हैं, वो स्कार्स के बिल्कुल, लिए? वो काम नहीं करती हैं। स्कार्स के लिए एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली कुछ काम नहीं करता है। क्रीम्स तो बिल्कुल काम नहीं करती हैं। ऑयल? हाँ, ऑयल्स भी काम नहीं करते हैं। बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो कि ऑयल बेचती हैं, ये कह के कि आप स्ट्रेच मार्क्स पे लगाओ, प्रेगनेंसी के टाइम पे लगाओ तो वो होगा, कुछ नहीं होगा। आप एक बेसिक कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हो उस टाइम पे। क्योंकि क्या है, ऑयल क्या कर रहा है? मॉइस्चराइज़ेशन कर रहा है, हाइड्रेशन अच्छी रख रहा है आपकी स्किन की, तो स्ट्रेच मार्क्स पड़ने की टेंडेंसी कम हो सकती है।
पर पड़ा हुआ स्ट्रेच मार्क नहीं ट्रीट हो सकता ऑयल से, क्योंकि वो एक स्कार है, ठीक है? वो ओके। एक तरीके का स्कार बन गया है, उसमें कोई भी चीज़ पेनिट्रेट ही नहीं करेगी। स्कार्स चाहे कोई भी हो, चाहे एक्सीडेंट का स्कार हो, स्ट्रेच मार्क्स हों, एक्ने के स्कार्स हों, ये सब के सब प्रोसीजर से ही ट्रीट किए जा सकते हैं। प्रोसीजर मतलब माइक्रो नीडलिंग, एमएनआरएफ, ठीक है? पील्स होती हैं इसमें, लेज़र्स होते हैं इसमें। तो उससे हम क्या करते हैं, आपका जो स्कार है, एक तो उसको तोड़ते हैं, दूसरा नीचे कोलेजन बिल्डअप होता है, यानी कि कोलेजन जो आपके सीमेंट है आपकी स्किन का, वो बिल्डअप होता है, जिससे स्कार जो ऐसा होता है वो थोड़ा ऐसा होना स्टार्ट हो जाता है। ओके। उससे स्कार को इम्प्रूव किया जाता है। क्रीम नहीं कर सकती है वो काम। क्रीम लाइट पिगमेंटेशन को लाइट कर सकती है, मार्क्स को लाइट करती है, टैनिंग रिमूव करती है, स्किन पे ग्लो ला सकती है, लेकिन वो स्कार्स ट्रीट नहीं कर सकती। ओके, ग्रेट। ऑलराइट, हम पॉडकास्ट के लास्ट लेग में हैं। अम, जाते-जाते अगर आपसे कुछ 3 या 4 एडवाइसेस फॉर एवरी पर्सन, वेदर इट्स मैन, इट्स वुमन, इट्स एज पर्सन और इट्स अ यूथ लाइक अस, फ्रॉम अ डॉक्टर पर्सपेक्टिव क्या रही है? आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जैसे अगर हम टीनेजर्स की बात करें या यूथ की बात करें, तो डाइट इम्प्रूव करना अभी से स्टार्ट कर दो, वो बहुत हेल्प करेगा आगे जाके। एंड एक्सरसाइज इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, सो 20 मिनट्स ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ एक्सरसाइज, सो दैट आपका स्वेट रिलीज हो, टॉक्सिन्स रिलीज हो और ब्लड सर्कुलेशन बढ़े, वो बहुत अच्छा रहेगा। एंड मेंटेन अ बेसिक स्किन केयर, डोंट फॉल इनटू गिमिक्स लाइक रेटिनॉल लगाना है, ये लगाना है, विटामिन सी लगाना है, सब कुछ लगाना है। सिंपल रूटीन एज पर योर स्किन टाइप। ग्लो चाहिए तो जैसे मैंने बताया विटामिन सी, hyaluronic एसिड डाल दो, मॉइस्चराइजेशन चाहिए तो सेरामाइड्स डाल दो, बस उतना बेसिक। देन फॉर पीपल हु आर इन देयर 30s, नॉर्मली उस टाइम पे आपको स्किन इश्यूज दिखना स्टार्ट हो जाते हैं, बिकॉज व्हेन यू आर इन योर 20s तो आप इतना ध्यान नहीं देते हो। 30s में आपको हार्मोनल इश्यूज भी होते हैं, बहुत लोगों प्रेगनेंसी के बाद इश्यूज होना स्टार्ट हो जाते हैं, मेल्स में, बिकॉज सनस्क्रीन नहीं लगाई होती है कभी। तो इम्पोर्टेंट इज दैट यू विजिट अ डर्मैट और अपना एक अच्छा सा स्किन केयर स्टार्ट कर दो, ओके। ठीक है? और देन पीपल हु आर इन देयर 40s एंड 50s, थोड़ा ग्रेसफुल एजिंग की तरफ सोचो, बिकॉज़ ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं अवेलेबल। सो अगर आप कोई प्रोसीजर्स में नहीं जाना चाहते हैं, सो अगेन अ बेसिक स्किन केयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो एनीथिंग व्हिच हैज़ सेरामाइड्स इन इट, वैसा कुछ, hyaluronic एसिड, हाइड्रेशन के ऊपर काम करो, दैट विल हेल्प। ओके। All right. Thank you so much. Thank you so much for guiding us, skin about the skin type, about hair, about treatments we should provide. And I hope ये podcast बाकी लोगों को भी अच्छा लगे और useful रहे। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो? हाँ, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। इट वाज़ अ वेरी आई थिंक वी हैव टच्ड सो मेनी टॉपिक्स, हमने बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर बात करी। सो आई वुड जस्ट लाइक टू टेल एवरीवन कि ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं एंड वी That's हैव, safe. हाँ, व्हिच आर एब्सोल्युटली सेफ, बट इट्स इम्पोर्टेंट टू ओपनली टॉक अबाउट इट। सो जैसे बहुत सारे ट्रीटमेंट्स के बारे में लोग बात ही नहीं करते, उनको डर लगता है, बोटॉक्स के बारे में बात नहीं करनी है और कि आप कुछ मेडिफेशियल्स करा रहे हो उसमें नहीं जाना है, ये सारे मिथ्स हैं। आप अपने डॉक्टर को मिल सकते हो, उनसे अच्छे से बात कर सकते हो एंड देन यू कैन सी व्हाट इज़ बेस्ट फॉर यू। ओके। ऑलराइट, तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर पलकी शर्मा। आई होप आपको ये पॉडकास्ट फ्रूटफुल लगा होगा। आपको कौन सा सेगमेंट अच्छा लगा, किस बारे में आपको लगता है कि हमें और ज़्यादा बात करनी चाहिए, प्लीज़ डू कमेंट, प्लीज़ डू शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो, कमेंट एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल so that we will produce more and more content like this and we will see you in the next one.